हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, चैप्टर नंबर 6 का यूनिट नंबर 1 हमारा ऑलमोस्ट मेन पार्ट हो गया था। उसमें कुछ थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं, मतलब जीडीपी के बारे में, वो हमें करने हैं। तो आज हम पहले क्या करेंगे, वो जीडीपी वाले क्वेश्चंस, जो थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं पहले वो निपटाएंगे। फिर कल मैंने आपको हमारी बुक में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे थे जीडीपी वाले, वो सारे तो करा दिए थे। ठीक है, तुमने बहुत गंदी निगाहों से मुझे देखा कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मगर मैंने कहा नहीं, करवा के जाएंगे। तो इसलिए हमने कल जैसे कैसे क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अगर सोचो 15-20 मिनट पहले छोड़ देता, अगर तो मैं जाने देता तो वो क्वेश्चन रह जाते। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन हमारे हो गए। मगर अब हम थोड़े से क्या करेंगे, एमसीक्यू। मैंने आपको पहली क्लास में बोल दिया था कि एमसीक्यू हमारे सारे तो हम प्रैक्टिस कर नहीं पाएंगे क्लास में। तो ऑब्वियसली बात है, हम क्या करने वाले हैं, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन जो मैं सिलेक्टेड मैंने यहाँ पे मार्क करके लाया हूँ, जो मुझे लग रहा है ठीक है वो मैं करा दूंगा। इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो आप भी मुझे पूछ सकते हो। आज फिर हम अगला यूनिट पे जाएंगे। अगला यूनिट कौन सा है हमारा, यूनिट नंबर 2, और वो भी हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टोटल 15 नंबर की अगर वेटेज आएगी तो मेरे हिसाब से 6-7 नंबर की वेटेज यूनिट 1 से आएगी, और ज्यादा वेटेज उल्टा कौन से यूनिट से आनी चाहिए, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 भी अच्छी बात यह है कि समझने वाला है, उसके अंदर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं। तो एक बार आपने समझ लिया तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। हम जीडीपी के चैप्टर के अंदर मैंने आपको सारे के सारे पैरामीटर्स करा दिए थे। अपार्ट फ्रॉम जीडीपी हमने कल प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सारे वर्ड भी हमने कल कवर अप कर लिए थे। अब ऐसा करो, जहां पे चैप्टर नंबर 6 है ना, उसके पहले पेज पर आ जाओ। हमने जब शुरुआत करी थी, हमने उल्टा पहले वाले जो स्टार्टिंग के टॉपिक थे, जो स्टार्टिंग में जीडीपी से रिलेटेड थ्योरी वगैरह दे रखी थी, वो छोड़ दी थी उस समय। मगर क्वेश्चन उसके अंदर से भी आ सकता है। कहाँ है पेज नंबर, कौन सा है बताओगे भाई? हाँ जी, पेज नंबर 177। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ये तो हम सबको पता है कि हम जीडीपी निकालें, नेशनल इनकम निकालें या डोमेस्टिक इनकम निकालें, हम बेसिकली क्या निकाल रहे हैं, सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और नेशनल इनकम के केस में विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ऐड नहीं करते तो आप क्या करते हो, उसकी जगह फैक्टर इनकम्स का टोटल ले लेते हो, और वो भी आंसर सेम आता है। अब जब भी किसी चीज का टोटल करना है, उसको अकाउंट फॉर करना है, तो उसके लिए अकाउंटिंग का प्रोसेस चाहिए। जैसे एक फर्म अपने खर्चों को, अपनी इनकम्स को अकाउंट फॉर करने के लिए अकाउंटेंसी यूज करती है, आप सब अकाउंट्स पढ़ते हो, वहां पर किसी एक बिजनेस एंटिटी के खर्चे, बिजनेस एंटिटी की इनकम और उसकी परफॉर्मेंस को जज करते हो। तो ऐसी अगर आप मुझसे पूछोगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होती है, इट इज अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बस फर्क ये है, ये कोई फर्म यूज नहीं करती, क्या करती है, इट इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री टू मेजर द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कल हमने देखा था नेशनल इनकम जब हम निकालते हैं, इट इज नॉट अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। वही चीज यहां दे रखी है। अच्छा, कल हमने नेशनल इनकम निकालते समय कितनी चीजें पढ़ी, हमने कहा क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कवर नहीं करेंगे, खुद गुड्स बनाकर खुद ही कंज्यूम कर लिए उन्हें ऐड करेंगे, शेयर्स वगैरह खरीद रहे हैं उन्हें कंसीडर नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें करी। बट सवाल ये है, ये लिखा कहां पर है? क्या हमारे देश में कोई लॉ है जिनमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि इसे ऐड करना है, इसे ऐड नहीं करना? द आंसर इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग करने के लिए कोई लॉ नहीं है। मगर इसके लिए एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सिस्टम बना है, और ये सिस्टम कैसे बना है हमारा, आप यहां पर नोट डाउन कर लो। हम बोलते हैं SNA सिस्टम। बुक में नहीं दे रखा बट आपको पता होना चाहिए। ये जो दो लोगों का नाम अंडरलाइन करा रहा हूं, उन्होंने कौन सा सिस्टम दिया है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग। दो लोगों ने ये सिस्टम बनाया है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग, और इसे SNA सिस्टम बोलते हैं। और ये बेशक किसी लॉ में नहीं है, बट सारी कंट्रीज इसी सिस्टम के हिसाब से अपनी अपनी नेशनल इनकम निकालती है। और यहां इस सिस्टम को बनाने वाले दो लोग थे, उनका नाम अंडरलाइन कर लो, MCQ में काम आएगा। पहला नाम कौन है, साइमन। सरनेम प्रोनाउंस हो नहीं पाएगा हमसे, तो हम अगले नाम पे चलते हैं। अगला नाम क्या है, रिचर्ड स्टोन। साइमन और रिचर्ड, ये अंडरलाइन कर लो, आपका पूछा जा सकता है। इसको इन चीजों के लिए, इस सिस्टम को डेवलप करने के नोबेल प्राइज भी मिला था। इंडिया के अंदर जीडीपी निकालने का काम कौन करता है? अब आप बोलोगे गवर्नमेंट, बट आपको एक चीज पता होगी, गवर्नमेंट एक होती है या अलग अलग मिनिस्ट्री होती है? अलग अलग मिनिस्ट्री। एग्जाम्पल, टैक्स लगाना, टैक्स कलेक्ट करना, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है। देश की रक्षा करना, आर्मी का ध्यान रखना, आर्मी को पेंशन देना, ओवर टाइम नए वेपन्स खरीदना, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का काम है।
वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो आप कंपनी लॉ में पढ़ते हो। सेम वे में जीडीपी निकालना कौन सी मिनिस्ट्री का काम है? अंडरलाइन करो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। हमारे देश में जितने भी डेटा आते हैं जो आप पढ़ते हो, वो डेटा निकालने का काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम भी अंडरलाइन कर लोगे, क्या नाम है? CSO डिपार्टमेंट, फुल फॉर्म सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एमसीक्यू आ सकता है कि जीडीपी कौन निकालता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे देश की जीडीपी होती है वैसे ही हमारे देश के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं। कितनी स्टेट्स हैं हमारे देश में? 28 फुल स्टेट्स हैं, पहले 29 थी, बट अब JNK को स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी, 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है। तो 28 स्टेट्स हैं हमारे यहां पर और 8 यूनियन टेरिटरी है हमारे देश के अंदर। 8 यूनियन टेरिटरी हैं। दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली जो आप पढ़ते हो ना, बचपन में पढ़ी थी, उन्हें मर्ज करके एक ही बना दिया गया है। तो बचपन में पढ़ा होगा 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी। अब 28 हो गई है, JNK बाहर हो गया वहां से स्टेट की कैटेगरी से, मगर 7 यूनियन टेरिटरी में 2 मर्ज हो गई, तो कितनी हो गई? 6। और जब JNK स्टेट से बाहर गया तो एक JNK की यूनियन टेरिटरी बन गई और एक लद्दाख की यूनियन टेरिटरी। तो 8 यूनियन टेरिटरी और कितनी है? 28 स्टेट। अब जैसे आपने इंडिया की जीडीपी निकाली, क्या हर स्टेट भी अपनी जीडीपी निकालता है? नहीं निकालता? यस, सेम तरीका करता है। बस इंडिया जब जीडीपी निकालता है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी लेता है, जबकि स्टेट जब अपनी जीडीपी निकालता है तो वो क्या लेता है? स्टेट की। तो जैसे पूरे देश की लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? CSO डिपार्टमेंट। वैसी स्टेट लेवल पे भी आप अंडरलाइन कर लो कौन रिस्पॉन्सिबल है। हर स्टेट में होता है स्टेट डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो दीज वर सर्टेन थ्योरी थिंग्स जो मैंने आपको अंडरलाइन करी, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। अब जब स्टेट जीडीपी की बात चल रही है ना, तो एक टॉपिक स्टेट जीडीपी का पहले वो कवर कर लेते हैं। आप 4-5 पेजेस नहीं, 4-5 नहीं, ज्यादा पेजेस ही होंगे। कल जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो सारा क्रॉस करते हुए लास्ट में आ जाओ। जो तीनों मेथड्स पढ़ लिए थे ना, तीनों मेथड्स पढ़ने के बाद एक टॉपिक दे रखा है जो अभी मैंने बोला ना, उससे रिलेटेड टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट्स इन इंडिया। पेज नंबर है 198। हाँ जी, रीजनल अकाउंट्स अभी मैंने आपको बताया। जैसे आप पूरे देश की इकोनॉमी की एनडीपी जीडीपी निकालते हो, वैसे ही अगर आपको ढंग से प्लानिंग करनी है, क्या आपके पास हर स्टेट का, हर एरिया का भी डेटा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? यस। इसके लिए हम कौन से अकाउंट्स बनाते हैं? रीजनल अकाउंट्स। तो हमारे देश में नेशनल अकाउंट्स भी बनते हैं और रीजनल अकाउंट्स। Regional accounts provide integrated database for innumerable transactions taking place in the regional economy. At present, all the states and all the union territories, state कितनी है? 28 और union territory कितनी है? 8. They compute their state income estimates and district level estimates. जैसे हम नेशनल लेवल पे क्या बोलते हैं? NDP. NDP क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी बोलते हैं ना, एनडीपी एट एफसी बोला था, डोमेस्टिक इनकम। यहां पर एनडीपी के अंदर बोलेंगे एनएसडीपी। एस वर्ड क्या आ गया? स्टेट, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज द मेजर ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन अ स्टेट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था पर कैपिटा इनकम, याद आ रहा है? क्या करा था उसके अंदर? देश की जीडीपी ली थी और डिवाइड क्या कर दिया था? बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो वैसे ही मुझे बताओ, जैसे पर कैपिटा इनकम होती है, वैसे क्या होगा? पर कैपिटा स्टेट इनकम। पर कैपिटा स्टेट इनकम मतलब उस स्टेट की टोटल नेट डोमेस्टिक इनकम एनएसडीपी डिवाइड बाय उस पॉपुलेशन, उस स्टेट की पॉपुलेशन। इंडिया के अंदर जीडीपी के टर्म्स में, जीडीपी के टर्म्स में बोल रहा हूं, सबसे ऊपर स्टेट कौन सी है? द आंसर इज महाराष्ट्र। मुंबई इज नॉट अ स्टेट, मुंबई इज अ सिटी। तो आंसर इज महाराष्ट्र। वो अलग बात है, महाराष्ट्र का मेजर काम कहां से निकल के आता है? पुणे से, मुंबई से, नागपुर से, 2-3 सिटीज हैं वहां से। बट महाराष्ट्र का सबसे ऊपर होने के 2 कारण है। पहली बात तो साइज देखो महाराष्ट्र का, और दूसरी चीज महाराष्ट्र के पास मुंबई भी है, महाराष्ट्र के पास पुणे भी है, महाराष्ट्र के पास नागपुर भी है, महाराष्ट्र के पास 1-2 और सिटी भी होंगी, औरंगाबाद है, वहां पर भी ठीक ठाक बिजनेस होता है, और भी 2-4 सिटीज होंगी वहां की मेजर। वो सारी सिटीज मिलके इतनी बड़ी स्टेट की जीडीपी अच्छी निकालती हैं। बट प्रॉब्लम ये है, महाराष्ट्र का सिर्फ साइज बड़ा है या पॉपुलेशन भी ज्यादा है? तो जब उसकी पर स्टेट कैपिटा निकालते हैं तब वो नंबर 1 रहती है, नीचे खिसक जाती है? नीचे खिसक जाती है। सिमिलरली नंबर 3 पर या नंबर 2 पर कहीं ना कहीं यूपी आता है। यूपी, अब यूपी क्यों बड़ा है? यूपी की जीडीपी इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि साइज इतना बड़ा है। बट जैसे ही यूपी की पर कैपिटा निकालते हैं तो डिवाइड बाय क्या हो जाता है? पॉपुलेशन। तो वो जो कल मैंने कंट्रीज का केस करा था ना कि वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, पर कैपिटा में पीछे हैं, सेम चीज कहीं ना कहीं किसके अंदर आ जाती है? स्टेट्स लेवल पे भी आ जाती है।
सर अगर ऐसे कर रहे हैं तो डिफरेंट सॉल्यूशन, अच्छा मैं डाउट लेता हूं, अभी जब क्वेश्चंस पे आऊंगा ना तब डाउट लूंगा, ठीक है। फिर हु कैलकुलेट्स इट्स, अभी मैंने आपको बताया हर स्टेट के अंदर, आगे भी फ्रंट पेज पे भी अंडरलाइन कराया था, यहां पर भी आ गया, हर स्टेट के अंदर क्या होता है, स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये उस स्टेट के लिए निकालते हैं। इनको टाइम एंड अगेन हेल्प चाहिए होती है, तो इनको हेल्प करने वाला कौन होता है, सीएसओ। अभी हम अंडरलाइन करके आए थे, सीएसओ का मेन काम क्या होता है, इंडिया की जीडीपी निकालना। बट अगर किसी स्टेट को कोई चीज में हेल्प चाहिए तो क्या सीएसओ डिपार्टमेंट कर लेगा, यस। अब यहां पर एक एमसीक्यू आता है इस टॉपिक से, टॉपिक का नाम पढ़ो, क्या लिखा है, सप्रा रीजनल सेक्टर्स। सप्रा रीजनल सेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, देखो थ्योरेटिकली इट इज वेरी इजी टू से कि इंडिया की हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी की एनएसडीपी को ऐड कर दें तो इंडिया की एनडीपी आ जाएगी, सिंपल सी बात है, हर स्टेट के एनएसडीपी को ऐड कर दो तो। बट प्रॉब्लम ये है कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जो किसी भी एक स्टेट के नहीं होते, जो ऐसे सेक्टर होते हैं जो किसी भी एक स्टेट के नहीं होते हैं और अकॉर्डिंगली उन्हें किसी भी स्टेट की जीडीपी में, किसी भी स्टेट की एनएसडीपी में ऐड नहीं किया जा सकता, उन सेक्टर को क्या बोलते हैं, सप्रा रीजनल सेक्टर। एग्जाम्पल कौन कौन से दे रखे हैं, पहला एग्जाम्पल क्या है, रेलवेज। मुझे बताओ रेलवेज, रेलवेज का काम ही देश को कनेक्ट करना है। क्या ट्रेन, एक ट्रेन बिहार से चली, यूपी से होती हुई दिल्ली पहुंची, दिल्ली से होती हुई हरियाणा चली गई, हरियाणा से होते हुए आगे राजस्थान चली गई, क्या उस ट्रेन के अंदर जो गुड्स एंड सर्विस है या जो ट्रेन की खुद की सर्विस है, कोई भी एक स्टेट अपनी एनएसडीपी में डाल पाएगी, नहीं डाल पाएगी, नहीं। ऐसे एरियाज को क्या बोलते हैं, सप्रा रीजनल सेक्टर्स। अगला क्या है, कम्युनिकेशन। आप डेली बेसिस पे कॉल करते हो, कोई कॉल हरियाणा करते हो, कोई कॉल यूपी करते हो, कोई कॉल महाराष्ट्र करते हो, किसी एक स्टेट में करना पॉसिबल नहीं है। फिर क्या है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। फिर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन, दे कट अक्रॉस स्टेट बाउंड्रीज एंड दे कैन नॉट बी असाइन टू एनी वन स्टेट, अकॉर्डिंगली दे आर कॉल्ड सप्रा रीजनल सेक्टर। सर सवाल ये है, अगर सप्रा रीजनल सेक्टर किसी भी स्टेट के अंदर नहीं डाले जा सकते तो सर फिर तो दिक्कत है, हर स्टेट की एनएसडीपी को ऐड कर दिया जाए तो जीडीपी तो आएगी नहीं हमारी देश की। तो क्या किया जाता है, जैसे एक बिजनेस में कुछ कॉमन कॉस्ट होती है तो हम उस कॉमन कॉस्ट को, इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या करते हैं, हर प्रोडक्ट पे किसी बेसिस पे बांट देते हैं। जब आगे जाके आप पढ़ोगे कुछ डायरेक्ट कॉस्ट होती है और कुछ क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, आप अपनी इंटरमीडिएट में पढ़ोगे। डायरेक्ट कॉस्ट वो ही जो क्लियरली मुझे दिख रही है, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो आप अपने सारे प्रोडक्ट में, अपने सारे डिपार्टमेंट में बांट दोगे। सिमिलरली व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ सप्रा रीजनल, आखिरी लाइन में क्या बोला हमने, दीज एस्टिमेट्स आर कंपाइल्ड फॉर द एंटायर इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी के लिए सप्रा रीजनल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो एंड देन इट इज एलोकेटेड टू द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंट इंडिकेटर्स। मतलब कोई ना कोई यार्डस्टिक होगा, दैट यार्डस्टिक कैन बी पॉपुलेशन, दैट यार्डस्टिक कैन बी एरिया, दैट यार्डस्टिक कैन बी उस स्टेट की अदरवाइज जीडीपी क्या है, कोई ना कोई एक तरीका लेकर मैं उसको सारी स्टेट में बांट दूंगा। तो ले देकर क्या सप्रा रीजनल भी कहीं ना कहीं स्टेट की एनएसडीपी में कैलकुलेट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यस। बट वो किसी एक स्टेट का पूरी तरह से नहीं है, वो इकोनॉमी के लेवल पे कैलकुलेट हुआ और फिर सारे स्टेट्स के अंदर हमने क्या कर दिया, बांट दिया। मैंने देखा पिछली एक दो बार से सप्रा रीजनल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा था, इसलिए मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। चलिए वापस आ जाइए पहले पेज पे जहां पर हम थे, ये तो बीच में मैं पढ़ाने आ गया था। पहले पेज पे ये सब थ्योरी वाले क्वेश्चन कराने के बाद एक टॉपिक और दे रखा है, टॉपिक का नाम क्या है, व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट। हर कंट्री अपना करोड़ों रुपए खर्च कर करके एक पूरी मिनिस्ट्री बनाकर बैठी है और वो अपने देश की जीडीपी निकाल रही है, एनडीपी निकाल रही है। इससे मिल क्या जाता है, पॉइंट नंबर 1, इस डेटा से हम क्या करते हैं, डिमांड फॉरकास्टिंग। डिमांड फॉरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई बिजनेसमैन है, उसने पिछले साल जो सेल करी वो तो हो गई, अब अगले साल के लिए उसे क्या करनी है, पहले अपनी फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग उसको इसलिए करनी है क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द फॉरकास्ट वो प्रोडक्शन करेगा, डिपेंडिंग ऑन द फॉरकास्ट वो लोगों को हायर करेगा, वो फैक्ट्री बनाएगा। बिना फॉरकास्ट किए बिजनेस करोगे तो या तो ओवर प्रोडक्शन कर दोगे या फिर क्या करोगे, अंडर प्रोडक्शन। अच्छा अब मुझे फॉरकास्ट करना है, मुझे एक बात बताओ, एज अ बिजनेसमैन अगर मुझे फॉरकास्ट करना है, मैं सिर्फ अपने बिजनेस को देखता रहूं और ये देखूं ना देश में क्या चल रहा है, या जो देश में चल रहा होता है उसका इंपैक्ट मेरे फॉरकास्ट पर आता है, आता ही आता है। तो मुझे बताओ, हर छोटा बिजनेसमैन या हर मीडियम टर्म बिजनेसमैन, उसको देश की ग्रोथ रेट या नेगेटिव ग्रोथ रेट से क्या फर्क पड़ता है, उसे ये फर्क पड़ता है अगर मैं आपको बोलूं इंडिया 10% पे ग्रो कर रहा है तो आपका बिजनेस भी अच्छा ग्रो करेगा, और अगर मैं बोलूं इंडिया में रिसेशन आ गया है तो हमारा बिजनेस भी रिसेशन में जाएगा। तो पहला एडवांटेज क्या है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द नेशनल इनकम डिटरमिन्स द पैटर्न ऑफ डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। अकॉर्डिंगली बिजनेस इसके हेल्प से क्या करते हैं, अपनी डिमांड को फॉरकास्ट करते हैं। अगर आज इंडिया ने अपनी ग्रोथ रेट के नंबर देने बंद कर दिए
तो बिजनेसेस के लिए दिक्कत ये हो जाएगी, उन्हें ये नहीं पता लगेगा कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है और कौन सा सेक्टर नीचे जा रहा है। नाउ बेस्ड ऑन दीज इंडिकेटर्स ये क्या करते हैं, अपनी डिमांड को फॉरकास्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2, सेक्टर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज। आपने देखा होगा सरकार कई बार कुछ पॉलिसी बनाती है किसी एक सेक्टर के लिए, जैसे अक्सर आपने इन दोनों सुना होगा, हर जगह लिखा होता है प्रधानमंत्री हर घर बिजली योजना या समथिंग समथिंग। इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए सरकार ने रिसेंटली एक अलग से योजना बनाई है, और कोई इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट करने के लिए तो बनाई नहीं, सोलर एनर्जी के लिए बनाई है। सिमिलरली कई बार सरकार किसी एक सेक्टर के लिए ले आती है, जैसे कि सरकार इस समय कंटिन्यूअसली सोलर एनर्जी को बढ़ावा दे रही है, सेमीकंडक्टर को बढ़ावा दे रही है, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है। ये सरकार को पता कैसे चलता है कि कौन से सेक्टर को सपोर्ट चाहिए, कौन से सेक्टर को सपोर्ट नहीं चाहिए। कल हमने वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा था। वैल्यू एडेड मेथड में स्टेप नंबर 1 हम क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमी को सेक्टर में डिवाइड कर लेते हैं, फिर हर सेक्टर में एंटिटीज को ले आते हैं और हर एंटिटी की क्या निकालते हैं, वैल्यू एडेड। जब आप इतनी मेहनत करोगे क्या आपको ये पता लग जाएगा कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है और कौन सा सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा। तो जीडीपी निकालने का दूसरा फायदा ये होता है, दीज एस्टिमेट्स शो द कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, एंड बेस्ड ऑन दिस सरकार को पता लग जाता है कौन से सेक्टर के लिए हमें किस प्रकार की पॉलिसी बनानी चाहिए। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे, क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी। एक तरीका ये है, जो सरकार में बैठे हैं पॉलिसी बनाने वाले, वो तुक्का मारें, आज सवेरे उठें और कहें नहीं नहीं देश को तो इस चीज की जरूरत है, आओ इस पे पॉलिसी बनाएं। कल उनको लगे नहीं नहीं किसी और चीज की जरूरत है। क्या लगता है तुक्केबाजी में पॉलिसी बनती है इतने बड़े देश के लिए, या डेटा ड्रिवन? डेटा ड्रिवन। और ये डेटा आएगा कहां से? नेशनल जीडीपी निकालते समय। जीडीपी निकालते समय तुम्हें अपनी इकोनॉमी के बारे में इतना डेटा इकट्ठा हो जाता है कि उस डेटा से आप अलग अलग प्रकार की पॉलिसी बना सकते हो। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट बहुत ही सिंपल सा है, इट प्रोवाइड्स अ क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर मेकिंग वेरियस टाइप ऑफ एनालिसिस एंड बेस्ड ऑन दैट उससे हम पॉलिसी बनाते हैं। पॉइंट नंबर 4, स्टडी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप देश की अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग टाइप ऑफ पॉपुलेशन की जीडीपी निकालोगे, क्या आपको यह पता लग जाएगा कि इंडिया में कौन से एरिया ज्यादा ग्रो कर रहे हैं और इंडिया में कौन से एरिया ज्यादा ग्रो नहीं कर रहे। इससे आपको यह पता लग जाएगा क्या हमारे देश के अंदर इनकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे एग्जांपल, हमारे देश के अंदर अगर आप 6 बड़ी मेट्रो सिटीज को बाहर निकाल दो तो इंडिया की जीडीपी 40 से 50% कम हो जाएगी। यानी इंडिया की जीडीपी का मेजर पोर्शन 6 या 7 सिटीज से आ रहा है। दिल्ली एनसीआर हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, उधर से गुजरात में अहमदाबाद गांधीनगर वाला कॉरिडोर हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, आपका इधर से नॉर्थ ईस्ट को सारा कोलकाता वाली साइड से केटर किया जाता है। ये अगर 7-8 सिटीज हैं, ये हमारे इकोनॉमिक सेंटर्स हैं। ये इकोनॉमिक सेंटर अगर हट गए तो क्या जीडीपी हट जाएगी? यस। इसका मतलब मुझे एक बात बताओ, आज भी हमारी इकोनॉमी बड़ी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनइवनली? अनइवनली। और सरकार आप देख लो अगले 15-20 साल के अंदर क्या करेगी, सरकार इसी चीज पे काम करेगी। वो ये करेगी कि हम 8 या 9 सिटीज से ना चलें, हमारी 8 की जगह 18 इनफैक्ट 28 सिटीज होनी चाहिए। जैसी वो 8 की 28 हो जाएंगी ना, तो आपने जो देखा होगा दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में लोग ठूस ठूस के रह रहे हैं, सड़कों पे चलने की जगह ही नहीं है, सब लोग अपने अपने गांव, अपने अपने शहर चले जाएंगे। प्रॉब्लम ये है, सबको उन 8 सिटीज में रहना है। अगर वो 8 की 28 हो जाएंगी तो क्या ऑटोमेटिकली पानी की समस्या, सड़क की समस्या, पॉल्यूशन की समस्या, ये सब सॉल्व होने लग जाएगी? नहीं हो जाएगी? ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी। पढ़ो जरा, नेशनल इनकम थ्रो लाइट ऑन द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड द पॉसिबल इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट इनकम अर्नर्स। इट ऑल्सो मेक्स कंपैरिजन बिटवीन वेरियस रेशियोज लाइक रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। जब सरकार ने कोई खर्चा किया है तो सरकार देखती है उसका रिटर्न भी आया या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है, आपने सुना होगा बहुत बार इंडियन गवर्नमेंट लोन लेती है। तो मुझे एक बात बताओ सिंपल सा, आज अगर मैं लोन लेने जाऊं और आज मुकेश अंबानी एक बैंक से लोन लेने जाए, बैंक दोनों को लोन देने के लिए तैयार है, मगर रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका कम होगा, मेरा कम होगा या मुकेश अंबानी का कम होगा? मेरा कम होगा या अंबानी का? अच्छा, बैंक क्या सोच के देते होंगे इंटरेस्ट रेट, कि छोटा आदमी है इसको छोटा इंटरेस्ट दे देते हैं, बड़ा आदमी है इसको लूट लेते हैं, ऐसा सोचता है बैंक? नहीं, बैंक क्या देखता है, सेफ्टी। ये तो सुना होगा ना, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। आप मुझे बताओ बैंक को ज्यादा रिस्क किससे है, मुकेश अंबानी से ज्यादा रिस्क है या मुझसे ज्यादा रिस्क है? मुझसे। मुकेश अंबानी की ज्यादा क्रेडिट वर्दीनेस है, वो ज्यादा अमीर आदमी है, उसकी रीपेमेंट कैपेबिलिटी अच्छी है, तो वहां रिस्क कम है। रिस्क कम है तो बैंक उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लोन दे देगा। मगर मैं रिस्की इंसान हूं उसके मुकाबले, मैं भाग गया तो
इसलिए बैंक मेरे रिस्क को ध्यान में रखते हुए मेरा इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ज्यादा। अब आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो मुझे बताओ, जब इंडियन गवर्नमेंट लोन लेने जाएगी और जब श्रीलंका की गवर्नमेंट लोन लेने जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किसको मिलेगा, इंडिया को या श्रीलंका को, इंडिया को। तो जीडीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट यार्डस्टिक इसलिए भी है क्योंकि जब किसी कंट्री को लोन लेने जाना पड़ता है तो उसे, जैसे एक इंसान अपनी दौलत दिखाता है तो एक कंट्री अपनी क्या दिखाती है, जीडीपी। The international comparison in terms of income and living standard determine the eligibility of loan and other funds, and this is also possible with the help of GDP. आखिरी पॉइंट हमारा क्या है, पॉलिसी फॉर ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। आगे जाकर मैं आपको अगले चैप्टर में समझाऊंगा, ग्रोथ और इन्फ्लेशन एक साथ चलते हैं। जिस देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है उस देश के अंदर महंगाई होगी ही होगी। अगर इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री तो आप मान के चलो इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3 से 4% की इन्फ्लेशन तो नॉर्मली है ही है, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ रेट 6-7% है तो इन्फ्लेशन भी होगी। इसको प्रूव करूंगा मैं अगली 2-3 क्लासेस में, मैं भी उस पर नहीं जा रहा। अब इस वजह से ना एक देश के सामने समस्या आ जाती है। समस्या ये आती है, इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ जाए तो दिक्कत है क्योंकि लोगों के लिए अनअफोर्डेबल हो जाएगा, बट इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा गिर जाए तो उसकी वजह से ग्रोथ रेट भी क्या होने लग जाती है, गिरने लग जाती है। तो आपको दोनों में क्या मेंटेन करना पड़ेगा, एक बैलेंस। इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन मत होने दो कि लोगों के लिए अनअफोर्डेबल हो जाए, और इतनी कम भी इन्फ्लेशन मत होने दो कि उसकी वजह से बूम की जगह क्या आ जाए, रिसेशन आ जाए। तो इस चीज को, बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ना सरकार को एक्यूरेट डेटा चाहिए। सरकार हर क्वार्टर के बेसिस पे एनालाइज करती है। जब सरकार को लगता है ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो वो सरकार स्लो डाउन करती है उसे, नहीं तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। और जब सरकार को लगता है ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है तो सरकार कहती है इन्फ्लेशन होने दे थोड़ी सी, किसी तरह से इसको और फास्ट करिए। बिल्कुल वैसे है जैसे अब गाड़ी या बाइक चलाते हो, जब सड़क खाली होती है आप स्पीड बढ़ा लेते हो, आप कहते हो जल्दी कवर करें, और जैसी भीड़ आ जाती है या स्पीड ब्रेकर आता है आप अपनी स्पीड क्या कर लेते हो, धीरे। कोई भी इंसान कंटिन्यूसली धीरे नहीं चला सकता, कोई भी इंसान कंटिन्यूसली फास्ट नहीं चला सकता। इकोनॉमी में ये काम करने के लिए सरकार को क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो ये सारे एडवांटेज है, ये मैंने डिटेल में इसलिए पढ़ाया, एक क्वेश्चन इसमें से पक्का पक्का आता है इसलिए मैंने डिटेल में पढ़ा दिया। अब आ जाओ जरा चैप्टर के लास्ट में, एक आखिरी टॉपिक है हमारा। ये सारे बीच के टॉपिक हमने पढ़ लिए थे, आखिरी टॉपिक आपको जो देखने के लिए मिलेगा वो कौन सा टॉपिक है, पेज नंबर 198 से स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक का नाम क्या है, अभी मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज द यूजफुलनेस ऑफ जीडीपी। आखिरी टॉपिक क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब होता है, माना एक कंट्री की जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी जो भी बोलना चाहते हो, माना वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा, माना वो डिमांड फॉरकास्टिंग में हेल्प करेगा, माना वो इनकम डिस्पैरिटी पता करने में हेल्प करेगा, मगर एक एक देश की जीडीपी निकालने के बाद आप उसके बारे में पूरी तरह से कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। जस्ट बिकॉज किसी देश की जीडीपी अच्छी है आप उसके बारे में सब कुछ अच्छा है या नहीं बता सकते। कुछ चीजें हैं जो जीडीपी में रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, और उन्हीं चीजों को हम प्यार से क्या बोलते हैं, लिमिटेशन। एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ एडिक्वेट मेजर। कल मैंने आपकी क्लास में एक एग्जांपल लिया था, मैंने कहा था अगर मैं क्लास में टेस्ट लूं और 10 बच्चों के 50 में से 50 आ जाए, 20 बच्चों के 50 में से 10 नंबर आए हुए हैं और बाकी सबके बीच में आए हुए हैं, एवरेज बढ़िया आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा 35 नंबर का, और मुझे एवरेज देख के ये लगेगा क्या अभूतपूर्व, क्या इंटेलिजेंट बैच है। एवरेज 35 आ रहे हैं, 35 से रफली 70%। अगर ऑन एन एवरेज 70% नंबर आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट मुझे बताओ जब डीप में जाके देखोगे तो क्या सारे के सारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, या कुछ लोगों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कुछ लोगों की बहुत बेकार परफॉर्मेंस को एडजस्ट कर रही है और एवरेज एक अच्छा आ रहा है। यही एक देश के अंदर होता है। जब एक देश की पर कैपिटा इनकम निकालते हो तो आप क्या करते हो, जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन। देखकर ऐसा लगता है कि पर कैपिटा इनकम अच्छी है, बट असली में हमें यह नहीं पता लगता कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए एक देश की जीडीपी देखकर वहां पर जनरल वेलबींग, ओवरऑल वेलबींग के बारे में बताया नहीं जा सकता। आप खुद बताओ मुझे, जब हम जापान की जीडीपी के बारे में सुनते हैं, जब हम कोरिया की जीडीपी के बारे में सुनते हैं, देखकर ऐसा लगता है डेवलप्ड देश हैं। आप थोड़ा कोरिया पे और रिसर्च करो, जो इंडिया में समस्याएं हैं ना, अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, सेम टू सेम समस्याएं सारी कोरिया में है। जैसे हमारे यहां मुंबई में होता है ना, एक 35 फ्लोर की बिल्डिंग है, साथ में उसके चौल है, सेम चीज कोरिया में है।
ऊपर चल जा रहा होगा एक बहुत बढ़िया ब्रिज, ऊपर जा रहा है एक आलीशान फ्लाईओवर, देख के ऐसा लगेगा क्या देश है, और उसी फ्लाईओवर के नीचे एक बस्ती, एक झुग्गी होगी। बस उन्होंने समझदारी ये क्या करी है, उनको छुपाने के लिए क्या कर दिया है, फ्लाईओवर के नीचे बना दिया, ताकि आप एक दिन के लिए कोरिया घूमने जाओ, सियोल घूमने जाओ, आपको वो झुग्गियां दिखेंगी नहीं। बट वो प्रॉब्लम हर जगह है, और वो प्रॉब्लम, प्लीज टेक केयर, पर कैपिटा इनकम में नहीं दिखती, क्योंकि बहुत अमीर लोगों की इनकम बहुत गरीब लोगों की इनकम को एवरेज आउट कर देती हैं। पॉइंट नंबर 2, इट इज ओनली क्वांटिटेटिव एंड नॉट क्वालिटेटिव। ऑब्वियसली बात है, जीडीपी नंबर्स पे चलता है, तो जीडीपी के बेसिस पर आप ये नहीं बता सकते उस कंट्री के अंदर कितनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है या कितनी मैनेजरियल। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं डेटा के हिसाब से बताऊं तो इट इज पॉसिबल, डेटा के हिसाब से कुछ समय पहले तक बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी से ज्यादा थी। बांग्लादेश, जिसको हमने आजाद कराया 1971 में, उसकी पर कैपिटा जीडीपी हमसे क्या थी, ज्यादा। अच्छा, ऑन पेपर कोई क्या बोलेगा, बांग्लादेश इज मोर डेवलप्ड देन इंडिया। बट मुझे बताओ, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, आप इंडिया में देखते ही हो 10 मिनट में ऑर्डर करते हो, कुछ डिलीवर हो जाता है, हर जगह स्कैन कोड करते हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन सेव करते हो, रेटिना स्कैन से आपका हो जाता है सारा कुछ, ओटीपी हो जाता है, सिम कार्ड लेने जाओ, थंब प्रिंट लगाते हो, सिम कार्ड मिल जाता है। ये सब टेक्नोलॉजी है या नहीं है? क्या ये सारी चीजें आपको बांग्लादेश में मिलेंगी? नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, किसी देश की जीडीपी सिर्फ वहां का क्वांटिटेटिव तरीका बताती है, वहां का क्वालिटेटिव रहन सहन नहीं बताती है। और इसी से कनेक्टेड फोर्थ पॉइंट है, बिल्कुल सेम ही है मेरे हिसाब से, तो मर्ज भी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स आर इग्नोर्ड। एक देश की जीडीपी अच्छी है, इसका मतलब वहां के लोग समझदार होंगे, वहां के लोग लॉजिकल बातें करेंगे, वहां के लोग पढ़े लिखे डिसीजन लेंगे, या अमीर लोग बेवकूफ भी हो सकते हैं, बेवकूफ भी हो सकते हैं। इसका मतलब आप एक कंट्री के लोगों की हेल्थ, एक कंट्री के लोगों की एजुकेशन लेवल, एक कंट्री के लोगों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उसकी जीडीपी से जज नहीं कर सकते। आप खुद एग्जांपल देख लो, दुनिया में सबसे ऊपर 2 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? यूएस और चाइना। क्या चाइना में रहकर आपको वो डेमोक्रेटिक राइट्स, वो फंडामेंटल राइट्स कभी भी मिलेंगे जो इंडिया में रहकर हैं? नहीं। तो आप मुझे एक बात बताओ, जस्ट बिकॉज चाइना हमसे 6 गुना ज्यादा बड़ी जीडीपी है और पर कैपिटा में तो 10 गुना हमसे ज्यादा है, क्या हम ये बोल सकते हैं वहां पर हर चीज अच्छी होगी? आंसर इज, वहां पर हर चीज अच्छी नहीं होगी, बिकॉज जीडीपी के अंदर इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर नहीं आते। और इसी के अंदर एक पॉइंट और है, लॉस ऑफ लेजर टाइम। लेजर टाइम क्या भला होती है? लेजर टाइम वो होता है जो एक कंट्री की पॉपुलेशन टाइम पास पर, मौज मस्ती पे खर्च करती है। और ये आप सबको पता है, एक देश की पॉपुलेशन अगर ओवरबर्डन्ड होएगी, ओवरवर्क्ड होएगी, क्या लॉन्ग रन के अंदर उसकी जीडीपी पे भी असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा? यस। तो क्या आप देश में कितने घंटे काम कर रहे हो, ये जीडीपी से पता लगेगा? नहीं लगेगा? नहीं। लेट मी टेल यू, इंडियंस आर द मोस्ट ओवरवर्क्ड पीपल इन द वर्ल्ड, एंड उसके बावजूद हमारे यहाँ के जो बिजनेस लीडर हैं, नारायण मूर्ति जैसे या एलएनटी के जो चेयरमैन है उनके जैसे, वो कह रहे हैं तुम कम काम कर रहे हो, तुम्हें और काम करना चाहिए, तुम्हें एक हफ्ते के अंदर 90 घंटे काम करना चाहिए, तुम्हें एक हफ्ते के अंदर 100 घंटे काम करना चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं मानता हूं 100 घंटे काम करके अगर देश के सारे लोग 100 घंटे काम करने लग जाएं, देश की जीडीपी बढ़ भी जाएगी, बट 100 घंटे हर हफ्ते एक बंदा काम करे जा रहा है और कंटिन्यूसली करे जा रहा है, क्या उसका हैप्पीनेस लेवल, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल उतना होगा या कम हो जाएगा? कम। आधे बच्चे कह रहे हैं सर 100 घंटे हमें लगा हफ्ते की बात, हम तो 100 घंटे पूरे साल की बात कर रहे थे। साल की नहीं, किसकी बात चल रही है? हफ्ते की। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सम इनकम्स रिमेन अनअकाउंटेड। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्या एक पर्सन की सारी इनकम वो डिक्लेयर करता है? नहीं करता? नहीं। और जो इंडिया की इनकम अनअकाउंटेड रह जाती है, जिसे हम प्यार से ब्लैक मनी बोलते हैं, क्या वो ब्लैक मनी जीडीपी में कंसिडर होती है? नहीं। बहुत सारे लोगों का मानना है इंडिया का जो ऑफिशियल जीडीपी का डेटा है वो बहुत ही कम है, असली में इंडिया की जीडीपी क्या है? ज्यादा। क्योंकि इंडिया में आपको पता है आज भी, डिस्पाइट ऑल द टेक्नोलॉजी, डिस्पाइट ऑल द डेटा गैदरिंग जो सरकार हमसे कर रही है, क्या फिर भी लोग अपनी सारी इनकम डिस्क्लोज करते हैं? नहीं करते? नहीं। ये भी हमारा ड्रॉबैक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अदर इंडिकेटर्स ऑफ सोशल वेलफेयर आर इग्नोर्ड। ये कल मैंने आपको बताया था जब मैं आपको कह रहा था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या जीडीपी में कंसीडर किया जाता है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई कंसीडरेशन नहीं होती। अब मुझे एक बात बताओ, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर लोग एक दूसरे के लिए फ्री में काम करते हैं, वॉलंटियर वर्क करते हैं, आप मेरी दुकान पर आए, मैंने आपके फ्री में बाल काट दिए, मैं आपकी दुकान पर आया, आपने फ्री में मेरी फोटो क्लिक कर दी, मतलब वो एक सोसाइटी लिविंग है, एक दूसरे के लिए फ्री में काम करते हैं, क्या ये सब
जीडीपी में कंसिडर होगा या नहीं होगा? नहीं। देख के क्या लगेगा सोसाइटी क्या बहुत ही गरीब, बट असली में गरीब है या सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं? हेल्प। तो ये जो वॉलंटियर वर्क है ये सब कंसीडर नहीं होता, क्योंकि ये पेड वर्क नहीं होता, ये क्या होता है? अनपेड वर्क। और सिमिलरली बाकी चीजें, लेजर टाइम, फेयरनेस, जेंडर इक्वालिटी, सिक्योरिटी फीलिंग, ये सारी चीजें भी कंसीडर नहीं होती। आगे बढ़ते हैं लास्ट में, अदर इफेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन इग्नोर्ड। जीडीपी की सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ये है, जीडीपी गुड प्रोडक्शन और बैड प्रोडक्शन में डिफरेंशिएट नहीं करती। व्हाट इज गुड प्रोडक्शन एंड व्हाट इज बैड प्रोडक्शन? मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अगर एक देश के अंदर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जैसे कि हमारा देश, हमारे यहां लेन ड्राइविंग तो सिखाई नहीं जाती हमें। आप में से जितने लोगों को बाइक चलानी आती है, गाड़ी चलानी आती है, जिसने भी सिखाई थी, हाँ जी, क्या नहीं आया? वो तो चेक करवाते हैं ना कि आप बैक अपना, आपका स्टीयरिंग पे कंट्रोल है या नहीं है। बाइक पे भी आर्ट बनवाते हैं, वो बैलेंस चेक करते होंगे, फिर यही करते होंगे। अगर आर्ट नहीं, जैसे आप टर्न करोगे बैलेंस वहीं पता लगेगा ना। एक बंदे ने नई नई साइकिल सीखी है, सीधी चलाता रहेगा, जैसे ही मोड़ने की जरूरत पड़ेगी गिर जाएगा अगर बैलेंस नहीं आती। तो आई थिंक आर्ट इसलिए बनवाते होंगे, बाकी क्लास के बाद लेंगे आपका डाउट आर्ट क्यों बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था, इंडिया के अंदर हमारा, हम सबको पता है कि हमारा ड्राइविंग का तरीका सही नहीं है। सड़क पे वो जो लेन बनाई होती है हमें पता ही नहीं, हमें लगता है डिजाइन के लिए बना रखी है ना। हमें पता ही नहीं गया कि ये लेन का करना क्या है, इस लाइन का मतलब ही नहीं बताया गया कि क्या है। और लेन ड्राइविंग अगर कोई कर रहा है ना, लोग उसको गाली देते हैं, पागल हो गया, लेन में चला रहा है, साथ में जगह है, निकाल लेना। निकालनी नहीं होती, तभी लेन बनाई है कि लेन को चेंज करने के एप्रोप्रिएट टाइम होते हैं। अगर आप इंडिया के बाहर जाओगे तो आपको पता लगेगा ड्राइविंग असली में होती कैसे है, क्योंकि इंडिया में तो हमने स्टार्टिंग से क्या सीखी है, ऐसी सीखी है। मैं भी ऐसे ही चलाता हूं, मैं कोई ये नहीं कह रहा मैं बड़े सिस्टम से चलाता हूं, मैं भी, क्योंकि जहां रहोगे वैसे ही चलाओगे ना। आप किसी बाहर वाली कंट्री में चला के देखो, ऐसे धड़ाम चलान दे देंगे। दुबई में तो गलती से मत चलाना, जितने की तुम्हारी पूरी ट्रिप है ना उससे 2 गुना का तो चलान दे देंगे तुम्हें। वहां पर 1.5 लाख रुपए के चलान काटते हैं वहां पर, वो 1.5-2 लाख रुपए के चलान। अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया में ड्राइविंग की सेंस नहीं है लोगों को, इसलिए एक्सीडेंट भी सबसे ज्यादा यहां पर होते हैं। एक्सीडेंट होते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होता है और गाड़ी का रिपेयर होता है। मुझे बताओ ये जीडीपी के लिए बुरा है या अच्छा है? और करो एक्सीडेंट, गाड़ी टूटेगी तभी तो नहीं खरीदोगे, खुद टूटोगे जाके हॉस्पिटल में कराओगे। जीडीपी के लिए तो अच्छा है, बट मुझे बताओ ये गुड प्रोडक्शन है या बैड प्रोडक्शन है? सिमिलरली एक देश के अंदर बहुत ज्यादा क्राइम है, सरकार को पुलिस पे बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। और अगर आपको कल याद हो एक्सपेंडिचर मेथड में हमने पढ़ा था, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी ऐड होता है या नहीं होता? यस। तो देश में बहुत ज्यादा आर्मी पे खर्चा करना पड़ रहा है, पुलिस पे, क्योंकि हमें एक्सटर्नल थ्रेट भी है और इंटरनल थ्रेट भी है। तो मुझे बताओ जीडीपी कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। बट क्या ये गुड प्रोडक्शन है या बैड है? बैड प्रोडक्शन है। तो पढ़ो जरा, द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोडक्शन दैट मेक्स अस बेटर ऑफ एंड द प्रोडक्शन दैट ओनली प्रिवेंट्स अस फ्रॉम बिकमिंग worse off, there is no distinction. Defense equipment expenditure like police protection etc. अगर पुलिस पे ज्यादा खर्चा हुआ है तो जीडीपी बढ़ेगी, बट पुलिस पे अगर एक देश में ज्यादा खर्चा हो रहा है इसका मतलब उस देश के अंदर रहन सहन उल्टा अच्छा नहीं हो रहा, उल्टा क्या हो रहा है? बेकार। ये भी एडवांटेज है या लिमिटेशन है? लिमिटेशन। मैंने अच्छा खासा टाइम लगाकर, मैं चाहता तो कह देता रीड कर लो, बट इसमें से एमसीक्यू आ रहे हैं इसलिए मैंने आपको डिटेल में कराया। और आखिरी टॉपिक हमारा इस चैप्टर का क्या है? चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या वाला होते हैं? चैलेंजेस का मतलब लिमिटेशंस नहीं, लिमिटेशन तो हो गया क्या चीज हम नहीं दिखाते। चैलेंजेस का मतलब जो डेटा हमें क्वेश्चन में ऐसे पका पकाया दिया होता है और हम सिर्फ ऐड या लेस करके आंसर निकाल देते हैं, क्या रियल लाइफ में वो डेटा सारा सरकार के पास पका पकाया तैयार होता है या सरकार को इकट्ठा करना पड़ता है? इकट्ठा। और जब इस डेटा को इकट्ठा करने में चैलेंजेस आते हैं, दिक्कतें आती हैं, उनकी बात की गई है। हम ये नहीं कह रहे जीडीपी अच्छी है या बुरा है, वो तो बात कर ली अच्छा बुरा। अब हम कह रहे हैं जीडीपी निकालते समय क्या क्या चैलेंज आते हैं। चलो जरा पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है? लैक ऑफ एग्रीड डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। मैंने आपको 8 तरह की इनकम बताई है, कल पूरे पढ़ी थी हमने। जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी। अब मुझे एक बात बताओ, हर देश सेम यार्डस्टिक यूज कर रहा है या अलग अलग कर रहा है? अलग अलग। तो एक एग्रीड डेफिनेशन ही नहीं है। मैंने आपको कल बताया इंडिया एमपी पे भी नहीं निकालता, एफसी पे भी निकालता। इंडिया किस पे निकालता है? बेसिक प्राइस। और मैं कह रहा हूं अगर, मुझे नहीं पता चाइना के बारे में, अगर चाइना फैक्टर कॉस्ट पे निकालता है तो क्या इंडिया और चाइना कंपेरेबल हो गए या एडजस्ट करना पड़ेगा? एडजस्ट। तो पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई कि हर कंट्री का यार्डस्टिक अलग है। सेकेंडली, एक्यूरेट डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फाइनल गुड्स जीडीपी में आते हैं, इंटरमीडिएट जीडीपी में नहीं आते। और थ्योरेटिकली इट इज वेरी इजी टू से फाइनल गुड्स वो होते हैं जो ड्यूरेबल नेचर के हैं
और इंटरमीडिएट गुड्स वो हैं जो प्रोडक्शन में एक ही बारी में यूज हो गए हैं। रियल लाइफ में क्या ड्यूरेबल है और क्या नॉन ड्यूरेबल है, इसको निकालना मुश्किल है या आसान है? मुश्किल है। तो कई बार हमारे सामने डाउट आते हैं, इन गुड्स को फाइनल गुड्स माने या इंटरमीडिएट माने, दैट इज द चैलेंज। पॉइंट नंबर 3, इशू ऑफ कौन सा पेमेंट? कल हमने पढ़ा था ट्रांसफर पेमेंट जीडीपी में कंसीडर नहीं होती, मगर ट्रांसफर पेमेंट प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम में कंसीडर होती है। और ट्रांसफर पेमेंट वो होती है जिसके बदले में आपने सामने वाले को कोई गुड्स या कोई भी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, यानी वो पेमेंट जो बायलैटरल नहीं है, क्या है? यूनिलैटरल। रियल लाइफ में पता करना मुश्किल है या आसान है? मुश्किल है। आपने मुझे पेमेंट करी, क्या बदले में मैंने आपको कोई सर्विस दी या नहीं दी, रियल लाइफ में ये पता करना मुश्किल है, क्योंकि ऊपर ऊपर से वो ट्रांसफर पेमेंट लगती है, जब डीप में जाके देखो तो कई बार वो फैक्टर पेमेंट होती है। तो सरकार के लिए सबसे बड़ी लड़ाई ये हो जाती है, ये पेमेंट जो हमारी है वो यूनिलैटरल है या फिर बायलैटरल। बायलैटरल है तो हमें इंक्लूड करनी है, यूनिलैटरल है तो इंक्लूड नहीं करनी। आगे बढ़ते हैं, ये चैलेंज है। नेक्स्ट, सर्विसेज ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? लंबा समय चलने वाले। अब मुझे एक बात बताओ, ड्यूरेबल गुड्स वो हैं जो 10 साल, 15 साल, 20 साल यूज होंगे, मगर जीडीपी की डेफिनेशन क्या बोलती है? फ्लो कॉन्सेप्ट है ना, सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विद इन अ पर्टिकुलर ईयर ऑफ पर्टिकुलर पीरियड। मुझे एक बात बताओ, इंडिया ने अगर 1 मिनट के लिए सोचा इस साल तो ना हम बाकी सारे काम बंद कर देते हैं, इस साल हम सिर्फ मेट्रो बनाते हैं, इंडिया ने कहा बाकी सब काम छोड़ो, सब्सिडी बंद, 1 साल के लिए कोई सब्सिडी नहीं मांगेगा, इस साल हम सिर्फ मेट्रो बनाएंगे। हमने 18 शहरों के अंदर मेट्रो बना दी। अच्छा, मेट्रो तो बना दी 18 शहरों के अंदर, जीडीपी बढ़ गई, ठीक है जी। सब्सिडी जाती तो लोग खर्च करते, सेव करते, पता नहीं लीकेज हो जाती है उसकी, मगर अब मेट्रो बन गई, एक्सपेंडिचर हो गया बढ़िया। पर मुझे बताओ अगले साल होगा या नहीं होगा? अगले साल जीडीपी कम आ जाएगी। आपको लगा जीडीपी यहां पहुंची, अगले साल एक्सपेक्ट कर रहे हो और ऊपर जाएगी, बट अब ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? नीचे। असली में वो जो इन्फ्लेटेड फिगर है वो इसलिए है क्योंकि आपने उस साल कौन से गुड्स बनाए हैं? ड्यूरेबल। तो अगर आप ड्यूरेबल गुड्स बना रहे हो ना, तो इस साल आपकी जीडीपी अच्छी आएगी, बट प्लीज टेक केयर, अगले 2-3 सालों में आपकी जीडीपी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर ई, डिफिकल्टी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कौन सी? डिस्ट्रीब्यूशन इनकम। अभी मैंने आपको बताया पर कैपिटा इनकम में ऑन एन एवरेज तो पता लग जाएगा, बट अमीर और गरीब का भेदभाव पता लग पाएगा? नहीं लग पाएगा, नहीं। आगे बढ़ते हैं, वैल्यूएशन ऑफ अ न्यू गुड एट कांस्टेंट प्राइस। अगर आपको याद हो, रियल जीडीपी निकालते समय हमने क्या किया था? इस साल की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। प्राइस इस ईयर का था या बेस ईयर का? बेस ईयर। अब प्रॉब्लम समझो, बेस ईयर में अगर वो प्रोडक्ट बनता ही नहीं था, एग्जाम्पल कोई नया प्रोडक्ट बना है, अभी आया है लेटेस्ट एआई, अभी आया है लेटेस्ट, 10 साल पहले के बेस ईयर में एआई था ही नहीं, तो क्या उसकी वैल्यूएशन करनी आसान है या मुश्किल है? मुश्किल। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। कल मैंने आपको एक नोटिंग कराई थी, अगर आपको याद हो, गवर्नमेंट सर्विस आमतौर पे पेड होती है या फ्री होती है? फ्री। तो गवर्नमेंट सर्विस को वैल्यू करने के लिए गवर्नमेंट ने उस सर्विस को देने के लिए जो खर्चा किया, मैंने आपको नोटिंग कराई, उस खर्चे को ही हम क्या मान लेते हैं? वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, पुलिस के लिए जो आपने जो खर्चा किया वो क्या बन जाएगी? वैल्यू ऑफ पुलिस सर्विस। बट मुझे बताओ, क्या ये ओवरऑल खर्चा निकालना उस सर्विस के लिए आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। हाउ डू यू डिटरमिन? सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हम पे कितना खर्चा किया पुलिस करने के लिए, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह के खर्चे होते हैं पुलिस के। कौन सा पुलिसिंग सर्विस देने के लिए था और कौन सा उनका इंटरनल खर्चा था, ये पता करना इतना आसान नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, अलग तरह चैलेंजेस, इनएडिक्वेसी ऑफ डेटा एंड लैक ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। बहुत सारी कंट्रीज में पता क्या होता है जीडीपी निकालने के लिए? उस देश की, जैसे हमारे देश में आरओसी है, हर देश में कोई ना कोई अथॉरिटी होगी, और आपने एक चीज शायद पढ़ी हो या आगे पढ़ोगे, हर कंपनी को एनुअली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहां पे सबमिट करनी पड़ती है? आरओसी। तो मुझे एक बात बताओ, आइडियली हमारे देश की सारी कंपनी की प्रॉफिट, सेल्स, सारे खर्चे, वैल्यू एडेड की फिगर क्या आरओसी के पास अवेलेबल है या नहीं है? यस, आरओसी से डेटा ले लो। बट इंडिया में चल नहीं पाएगा ये काम, बताओ क्यों? क्या जो आरओसी में डेटा सबमिट किया है सबने, वो फेयर है, वो रिलायबल है या अनरिलायबल है? अनरिलायबल। सरकार बोलती नहीं, सरकार को भी पता है तुमने जो बैलेंस शीट में दिखाया और जो तुम्हारा असली में डेटा है वो सेम नहीं है। आपको देख लो, होटल इंडस्ट्री में किसी भी होटल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोल लो, सारे होटल लॉस में है, सारी होटल चेन लॉस में है, कोई प्रॉफिट दिखाता ही नहीं है। आप किसी भी होटल में जाओ और बोलो मेरे यहां पर ना एक शादी या फंक्शन है, मुझे 50 रूम बुक कराने हैं, आपको साइड में जाके बोलेंगे कितना कच्चे में दोगे, कितना पक्के में दोगे? समझते हो ना, कच्चा पक्का। कच्चा पक्का मतलब कैश में दे दो यार,
हाँ ब्लैक कर दो, मतलब मैं आपको 1 लाख रुपए का बिल है, आप 20,000 का बिल ले लो, 80,000 ऐसे दे दो। तो मुझे एक बात बताओ, इन दी आईज ऑफ आरओसी कितने की सेल हुई है? 20,000। असली में कितने की हुई है? लाख। तो क्या आप इस डेटा पर रिलाई कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं, नहीं। लैक ऑफ रिलायबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ कौन सा सेक्टर? नॉन मोनेटाइज। अभी मैंने बताया वॉलंटियर वर्क जो है वो नॉन मोनेटाइज्ड है हमारे देश के अंदर। क्या उस केस के अंदर जब कोई उसका पैसा ही चार्ज नहीं किया जा रहा, क्या उसके अंदर कवर होगा या नहीं होगा? नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन फॉर, बहुत आसान है ये बोलना कि ओन प्रोडक्शन अगर खुद कंज्यूम कर ली तो वो जीडीपी में आ जाएगा। थ्योरेटिकली बहुत अच्छा लगता सुनने में कि खुद प्रोडक्शन करके खुद यूज कर ली, तो हमने कल पढ़ा उसे जीडीपी में लेंगे। पता कैसे चलेगा? एक किसान ने अपने खेत में खाना उगाया और उसके बाद वो खुद ही खा गया, मोदी जी को कहां से पता लगा? आपने अपने घर में सब्जी उगाई, अपने घर के पीछे लॉन में, और सब्जी उगाने के बाद वो सब्जी कंज्यूम कर ली अपने किचन में जाकर। क्या किसी को इस चीज की बात पता चलेगी? नहीं पता चलेगी, नहीं पता लगेगी। आगे बढ़ते हैं। एब्सेंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम ड्यू टू, देखो 2 तरह के लोग होते हैं जो अपने अकाउंट्स गलत बनाते हैं। एक वो जिनको बनाने आते हैं बट इंटेंशनली गलत बनाते हैं, एक वो होते हैं जिनको बनाने ही नहीं आते, उनको पता ही नहीं है। जैसे आपको पता है एक्रूवल सिस्टम क्या होता है? क्या लगता है मार्केट में सबको पता है एक्रूवल सिस्टम क्या होता है? नहीं। आधे लोग तो ये कहते हैं छोड़ो ना, पैसे आए जेब में डाले, पैसे गए गए, लास्ट में देखो गुल्लक में कितने पड़े हैं, काम खत्म। दिस इज अकाउंटिंग फॉर पीपल। तो मुझे बताओ, इलिटरेसी की वजह से, कम नॉलेज की वजह से उनकी जो अकाउंटिंग है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, एक्रूवल कॉन्सेप्ट है, वो रिलायबल है या अनरिलायबल है? अनरिलायबल। आगे आते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन। हमारे देश के अंदर मैंने आपको कल मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में बताया था कि हमारे देश में क्योंकि एक ही इंसान सारे काम कर रहा होता है, ऑक्यूपेशनली हमें नहीं पता। और लास्ट में अगर आपको याद हो, जीडीपी से एनडीपी में आने के लिए माइनस क्या करते हो? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकालने का कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला, कोई फिक्स्ड रेट है या अलग अलग इंटरप्रिटेशन है? अलग अलग इंटरप्रिटेशन। मुझे एक बात बताओ, हमारे देश को, हमारी गवर्नमेंट को अगर आज एनडीपी को इन्फ्लेट करना है, उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला चेंज कर दिया, तो क्या एनडीपी की फिगर बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ जाएगी? यस। आपको लगेगा ग्रोथ हो गई, ग्रोथ हो गई, वो ग्रोथ हुई है, डेप्रिसिएशन का रेट चेंज हो गया, रेट। तो दीज आर ऑल द चैलेंजेस जो प्रैक्टिकली जीडीपी निकालते समय होता है। ठीक है जी, विद दैट चैप्टर हो गया डन। चलो एक बार क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस में एमसीक्यू में आइए जल्दी से खोलें। पहले आईसीएस स्टडी मेट के करते हैं 2-4 क्वेश्चन। बाकी आईसीएस स्टडी मेट के ना बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर ना यार मेरे पास बुक कौन सी, 124 है आपकी बुक में भी देखना। 124 है ना मेरे पास नहीं, क्योंकि ये पता नहीं कौन सी फाइल खोल दी है मेरे यहाँ इन्होंने लैपटॉप में। हाँ जी पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू द नेशनल इनकम व्हाइल कैलकुलेटिंग पर्सनल इनकम? फॉर्मूला याद है? भूल गए हो? कल हमने, अच्छा कल मैं नोटिंग भेजना भूल गया आपको, और मजे की बात है किसी ने मांगी भी नहीं। चलो मैं आज भी, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं रोज रोज व्हाट्सएप में डालूंगा ना, तो जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन करेंगे फिर वो मांगते रहेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जो वो लेट ऐड होंगे तो उन्हें दिखेगा नहीं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू थिंकिंग ऑफ डूइंग इज, मैं गूगल ड्राइव का लिंक बना देता हूँ और उस लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो तुम्हें तो बता ही रहा हूं, जो बच्चे बाद में देख रहे हैं उनको भी बता देता हूं। अगर कोई भी बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में बाद में ऐड होता है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में जाकर वो जीडी का लिंक मिल जाएगा। जो भी नोट्स मुझे शेयर करने हैं, क्वेश्चंस शेयर करने हैं, कल को कुछ भी शेयर करना है, वो मैं कहां पे अपलोड कर दूंगा? ड्राइव के लिंक में। तो अगर कोई बच्चा पहले ज्वाइन करता है, बाद में ज्वाइन करता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स पहले शेयर हुए हैं उसे सारे मिल जाएंगे। अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि नए बच्चे को वो नहीं दिखेंगे, तो वो मैं कल वाले नोट्स शेयर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल हमने पढ़ा था पर्सनल इनकम इज अ रिसीव्ड कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम इज अ अर्न्ड कॉन्सेप्ट। तो पर्सनल इनकम निकालते समय हमने ऐड करी थी, यहां पे देखो सिर्फ ऐड की बात चल रही है, ऐड करी थी वो इनकम्स जो रिसीव तो हुई हैं बट अर्न हमने नहीं करी, और इनको प्यार से क्या बोलते हैं? ट्रांसफर पेमेंट। तो ट्रांसफर पेमेंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ट्रांसफर पेमेंट मेड टू फॉरेनर, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। एक एक करके सोचते हैं। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या ये नेशनल इनकम में जोड़ना है या ऑलरेडी एडेड होगा? ऑलरेडी, तो ये तो ऑलरेडी एडेड है। नेट ट्रांसफर पेमेंट, मगर फ्रॉम फॉरेनर्स ने लिखा, क्या लिखा है? टू फॉरेनर्स। तो अगर आपको याद हो, हम नेट फॉरेन पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड लेते थे, जिसमें ट्रांसफर इनकम फ्रॉम अब्रॉड
माइनस ट्रांसफर इनकम टू अब्रॉड। तो ये प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है? माइनस। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये ऐड होगा या लेस होगा? लेस। हम लेस करते हैं वो इनकम जो अर्न हुई है बट रिसीव नहीं, ये भी माइनस होता है, इसलिए ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर पेमेंट टू इंडिविजुअल, ये हमारा ऐड हो जाएगा। आंसर हो गया पॉइंट नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इसी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट? इनमें से कौन सी चीज ट्रांसफर पेमेंट है? बताते जाओ जल्दी से। पहला क्या है? ओल्ड एज पेंशन एंड फैमिली पेंशन। फ्री में मिलती है नहीं मिलती? यस, आंसर हो गया यस। स्कॉलरशिप गिवन टू डिजर्विंग डिलीजेंट स्टूडेंट, फ्री में मिलती है? यस। कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू फ्लड, यस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड मींस। बिना ऑप्शन पढ़े बताओ, मिक्स्ड इनकम का मतलब वो इनकम जो ना तो प्योरली रेंट है, ना ही प्योरली सैलरी है, ना ही प्योरली इंटरेस्ट है, प्रोफेशनल्स की। तो पढ़ो, नेट प्रॉफिट रिसीव्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, outside wages received by self-employed people, combined factor payment which are not distinguishable, wages due to non-economic activity। बेस्ट आंसर कौन सा है? combined factor payment which are not distinguishable। आगे बढ़ते हैं इसी पेज पर। क्वेश्चन नंबर 10, the basic distinction between market price and factor cost is net indirect tax। नेट फैक्टर इनकम अबाउट नेट इनडायरेक्ट टैक्स, आंसर क्या हो गया? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दो दे रखे हैं बट फॉर्मूला कौन सा सही है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11, इफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव, नोटिंग भी करा दी थी, जीडीपी ज्यादा होएगी या जीएनपी ज्यादा होएगी? पॉजिटिव है, तो जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को मैं फॉर्मूला लिखता हूं ना, तभी बोलोगे तुम। जीएनपी का फॉर्मूला क्या होता है? जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर ये चीज पॉजिटिव होगी तो आप मुझे बताओ कौन बड़ा होगा? जीएनपी। तो अब जल्दी से पढ़ो क्या लिखा है इसका आंसर। नेशनल इनकम विल बी ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम, सही। नेशनल इनकम विल बी लेस देन डोमेस्टिक इनकम, गलत। सी और डी क्या दे रखे हैं? नेट एक्सपोर्ट्स विल बी नेगेटिव। अच्छा, नेट एक्सपोर्ट्स क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रही है? एक्सपोर्ट। जो फैक्टर इनकम बाहर से आ रही है माइनस जो फैक्टर इनकम बाहर को जा रही है, तो नेट एक्सपोर्ट ही हो गया, वो गलत हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है। डोमेस्टिक फैक्टर इनकम विल बी ग्रेटर देन नेशनल, ये हो गया गलत। आंसर कौन सा हो जाएगा? नेशनल इनकम विल बी मोर देन डोमेस्टिक इनकम। क्वेश्चन नंबर 8 इजी है, 7 पढ़ लो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटर्स इनटू कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम? इनमें से क्या चीज नेशनल इनकम में आती है? ठीक है, बोलो जल्दी से। वैल्यू ऑफ सर्विसेज दैट अकंपनी द सेल। अगर मैं कोई प्रोडक्ट बेचता हूं, कल मैंने एग्जांपल लिया था, कोई गाड़ी बेचता हूं, उसके लिए कोई ब्रोकर वगैरह की सर्विस है, क्या ब्रोकर की सर्विस भी जीडीपी में आएगी? यस, तो ये तो आनी चाहिए, ट्रू है। एडिशंस टू द इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ फाइनल गुड्स एंड मटेरियल। जो इन्वेंट्री में एडिशन मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर आपको याद हो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर भी आता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक वाला इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और अगर आप वैल्यू एडेड मेथड लो तो वहां भी हमने क्या किया था? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्या चेंज इन स्टॉक भी आएगा या नहीं आएगा? यस, दिमाग लगाना पड़ेगा सिर्फ, हाँ या ना नहीं बोलना हो, आपको मेथड भी पता होना चाहिए। आगे, स्टॉक एंड बॉन्ड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये ना थोड़ा सी के बाद यहां पर डी आना चाहिए, इसको थोड़ा ठीक कर लो। डी पॉइंट होगा ए एंड बी अबव, ये हिल गया थोड़ा, यहां से ठीक कर लो इसको। सी पॉइंट यहां तक है, डी पॉइंट में क्या लिखा है? ए एंड बी अबव। वो ना एंटर करने का वो गलत लिखा आ गया। हाँ जी, सी पॉइंट क्या है? स्टॉक एंड बॉन्ड्स। कल हमने डिस्कस किया था, जब आप स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में यानी फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा डालते हो, उसे इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता, उसे क्या माना जाता है? सेविंग। वो तो उल्टा हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ऐड हो रहा है या लीकेज हो रही है? लीकेज। तो ये गलत है, ये फॉल्स है। तो हमारा बेस्ट आंसर क्या हो गया? ए एंड बी अबव। ठीक है जी। और 2 इजी है, 3 इजी है, 4 भी इजी है, ये छोड़ो। अब हम आते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। जो अच्छे क्वेश्चंस है वो करा रहा हूं, बाकी तो आप होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 एमटीपी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। एमटीपी पता है ना, पेपर से पहले आते हैं। विच कॉम्पोनेंट ऑफ नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स इनकम अर्नड बाय इंडिविजुअल्स। अच्छा, किसी बच्चे ने पेज 203 पे डाउट पूछा है, हम कौन से पेज पे हैं?
203 है। अच्छा, बुक की इलस्ट्रेशन में डाउट पूछा, ओके ओके ओके, ठीक है, फिर मैं ना ब्रेक में लूंगा, ठीक है, डाउट आपका, टेंशन मत लो, डाउट आपका लिया जाएगा बट ब्रेक में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस बिफोर टैक्सेस एंड अदर डिडक्शंस। आपकी इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस बिफोर टैक्सेस एंड अदर डिडक्शन, तो क्या हो जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम, जीएनपी या जीडीपी। अब प्रॉब्लम समझो, बात किसकी चल रही है सर, इंडिविजुअल। जीएनपी और जीडीपी में प्रॉब्लम यह है, इसके अंदर गवर्नमेंट सेक्टर भी इंक्लूडेड होता है। डिस्पोजेबल इनकम में से टैक्सेस माइनस हो जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पर्सनल इनकम। फिर आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 भी बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जल्दी से। इफ अ कंट्रीज जीडीपी इज ग्रेटर देन जीएनपी, क्या ही बढ़िया है, बड़ा सिंपल है ये तो। अगर एक कंट्री की जीडीपी बढ़ी है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर जीडीपी जीएनपी से ज्यादा है, इसका मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो जाएगी, नेगेटिव। जरा देखो यहां पर ऑप्शन में ये तो दे ही नहीं रखा मगर, और आपको पता है फैक्टर इनकम किसकी वजह से होती है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, और जब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट पॉजिटिव होते हैं उसे बोलते हैं ट्रेड सरप्लस, और जब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नेगेटिव होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना चैप्टर 9 में है आपकी, बट इन्होंने क्या किया, बड़े इंटेलिजेंटली चैप्टर 6 और चैप्टर 9 को मिक्स कर दिया, तो ये टर्मिनोलॉजी सरप्लस और डेफिसिट चैप्टर 9 में आएगा आपका, बट अभी के लिए आप आंसर टिक कर लो, आंसर कौन सा है, ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब, हाँ जी क्या क्या क्या, नेट इंपोर्ट करते तो इज अ नेट इंपोर्टर। नेट इंपोर्टर में ना यार हमें ये नहीं पता कि एक्सपोर्ट है या नहीं है, तो हम ट्रेड सरप्लस और डेफिसिट की बात करते हैं। नेट इंपोर्टर का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर कंट्री को मैं कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करता, मैं उससे सिर्फ इंपोर्ट करता हूं, ठीक है, वो एक कंट्री स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ नेट इंपोर्टर विद चाइना, आई एम ए नेट एक्सपोर्टर विद यूएस, बट मेरे को कंट्री का ओवरऑल सीन देखना है, क्योंकि मेरे को सिर्फ चाइना या सिर्फ यूएस नहीं देखना। तो जब आप नेट इंपोर्टर और एक्सपोर्टर वर्ड यूज करते हो ना, यू आर टॉकिंग अबाउट विद अ पर्टिकुलर कंट्री, बट जब आप ट्रेड डेफिसिट और सरप्लस वर्ड यूज कर रहे हो, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कंट्री, यू आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल इंडिया के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। तो यहां पर लिखो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब है ट्रेड डेफिसिट। और सेवेंथ, हाँ ये देख लो, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना चैप्टर 5 की बात करोगे तो ज्यादा सही लगेगा, वैसे कर सकते हो। रिसेशन वो समय होता है जब आपकी जीडीपी बढ़ नहीं रही, उल्टा क्या हो रही है, कम हो रही है। तो रिसेशन में उन्होंने क्या बोला है, रिसेशन इज अ डिक्लाइन इन, मैं ना आपको फिर ये वाला क्वेश्चन चैप्टर 5 के बाद ही कराऊंगा, मेरे को याद कराना, ये रिसेशन की सारी बातें ना चैप्टर 5 में है, तो अभी मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया नहीं है, बूम रिसेशन। बाय चांस ये क्वेश्चन चैप्टर 6 में आ गया, आइडियली इसको कहां पे डालना चाहिए, चैप्टर 5 में, चैप्टर 5 के बता दूंगा मैं, ठीक है। इसके अलावा हाँ, मैं कौन से क्वेश्चन पे आ रहा था, क्वेश्चन 18 पे आ रहा था। क्वेश्चन 18 बड़ा ही अतरंगी सा क्वेश्चन है, पढ़ो जल्दी से, क्या अतरंगी है इसके अंदर। पर्सनल इनकम इज मोस्ट लाइकली टू एक्सीड द नेशनल इनकम इन केस ऑफ, पहले तो बताओ इस लाइन का मतलब क्या हुआ, पर्सनल इनकम मेरी नेशनल इनकम से क्या है, ज्यादा। पर्सनल इनकम में एक्स्ट्रा क्या आता है, पर्सनल इनकम में एक्स्ट्रा आता है वो ट्रांसफर पेमेंट्स जो हमें मिली हैं बट हमने कमाई नहीं है। तो अगर मुझे एक बात बताओ, पर्सनल इनकम नेशनल इनकम से ज्यादा है, इसका मतलब मुझे ट्रांसफर पेमेंट जो मिल रही हैं वो पॉजिटिव है, मुझे ट्रांसफर पेमेंट कुछ सरकार से मिल रही हैं, और हम माइनस करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह, जो कॉर्पोरेट टैक्स दे रहा हूं वो कम है, मगर सरकार से जो ट्रांसफर पेमेंट है वो क्या मिल रही है, ज्यादा। अब आपको यहां पर दिमाग ये लगाना पड़ेगा, ऐसा कौन सा समय होता है कि सरकार से सब्सिडी ट्रांसफर पेमेंट ज्यादा मिलती है मगर सरकार को टैक्सेस कम जाते हैं, और इसका आंसर है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिसेशन एंड डिप्रेशन। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, डिप्रेशन और रिसेशन के समय, क्योंकि जब रिसेशन चल रहा होता है लोगों की इनकम गिर जाती है, और मुझे बताओ जब आपकी इनकम गिर जाएगी तो क्या ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेट टैक्सेस भी गिर जाएंगे, नहीं गिर जाएंगे, यस। एक रिलायंस ने 1 करोड़ की जगह 20 लाख का प्रॉफिट कमाया तो टैक्स वैसे ही गिर जाएगा, बट अब लोगों को सपोर्ट देने के लिए
आप खुद याद करो, कोविड के समय जो लोगों को सपोर्ट देना था, क्या सरकार ने फ्री अनाज, फ्री पैसा, ये सब किया या नहीं किया? यस। तो ट्रांसफर पेमेंट्स बढ़ जाएंगी मगर टैक्सेस कम हो जाएंगे और नेट रिजल्ट क्या होगा? पर्सनल इनकम ज्यादा होएगी और नेशनल इनकम कम होएगी। इसीलिए मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अच्छा था, क्योंकि इसके अंदर दिमाग लगाने की जरूरत थी। ये सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं था, ये ऐसा नहीं था कि ये फॉर्मूला बता दो, पर्सनल इनकम नेशनल इनकम से कम होएगी। आप इसका रीजन लिखना चाहो लिख सकते हो, बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग रिसेशन, ड्यूरिंग दिस टाइम government will give more transfer payments but corporate taxes will decline। और ये मेरा बनाया क्वेश्चन नहीं, ये ICAI का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 भी कराई देता हूं जब तक तुम कर रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? क्या हमारी ट्रांसफर अर्निंग्स होती हैं? नहीं। सेल और प्रोसीड ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स होती हैं? नहीं। ब्लैक मनी होती है? अभी हमने पढ़ा ब्लैक मनी अनअकाउंटेड, नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। मतलब इनमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो नेशनल इनकम में आती है। ठीक है जी, ये भी अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनल गुड और सर्विस? बताना एक बार फाइनल कौन सा होता है? जो एंड कस्टमर कंज्यूम कर लेता है या जो प्रोड्यूसर यूज कर रहा है बट वो नॉन ड्यूरेबल नहीं है, क्या है? ड्यूरेबल। ठीक है जी, पढ़ो जल्दी से। डीजल फ्यूल बॉट फॉर डिलीवरी ट्रक। डिलीवरी ट्रक तो ड्यूरेबल नेचर का है, बट डिलीवरी ट्रक में डलने वाला जो डीजल है वो ड्यूरेबल है या नॉन ड्यूरेबल है? नॉन ड्यूरेबल। और वो डीजल एंड कंज्यूमर है या फर्दर प्रोडक्शन हो रही है? फर्दर प्रोडक्शन। कैसे? मेरा डिलीवरी ट्रक जब जाएगा तो मैं तो अपने प्रोडक्शन में यूज कर रहा हूं ना, तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, क्योंकि ये मेरा नॉन ड्यूरेबल नेचर का है। आगे, फर्टिलाइजर यूज्ड बाय अ फार्म सप्लायर। मैं अपने खेत में जो फर्टिलाइजर लगा रहा हूं वो कंज्यूमर गुड्स नहीं है, वो क्या है? प्रोड्यूसर। और ड्यूरेबल है या नॉन ड्यूरेबल है? नॉन ड्यूरेबल। तो ये भी क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हेयर कट, अब ये मत कहना सर ये गुड्स नहीं है, वो तो ऑब्वियसली गुड्स और सर्विस दोनों की बात चले। हेयर कट से कौन सी फर्दर प्रोडक्शन हो रही है? या ये एंड प्रोडक्ट है? एंड प्रोडक्ट। ये फाइनल कंज्यूमर गुड्स है, तो हमें अपना आंसर मिल गया। लास्ट में, शेवरले विंडोज परचेज्ड बाय जनरल मोटर्स। शेवरले जो ब्रांड है वो जनरल मोटर्स कंपनी का है, तो शेवरले की गाड़ी में लगाने के लिए मैंने शीशा परचेज किया, विंडो परचेज करी। आपको पता होगा जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी होती है सब कुछ खुद नहीं बनाती, कुछ कंपोनेंट परचेज करती है। तो मैं एक गाड़ी बना रहा हूं, उस गाड़ी में लगाने के लिए मैंने एक विंडो परचेज करी है। क्या ये प्रोड्यूसर गुड्स है या नहीं है? यस। और ये विंडो ड्यूरेबल है या नॉन ड्यूरेबल है? नॉन ड्यूरेबल, क्योंकि एक ही गाड़ी में लगेगी। ये भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। आंसर क्या हो गया? पॉइंट नंबर सी। ठीक है, चलो ये हो गया डन। अच्छा, कल आप में से कोई कह रहा था ना कोई क्वेश्चन में डाउट है, आप कह रहे थे ना क्वेश्चन नंबर 24 एडिशनल का कह रहे हो? एडिशनल का आओ जरा, पेज नंबर, हमारा क्वेश्चन 24 है, पेज नंबर 130 पे। ये कह रहे हैं मिस्टेक है इसके अंदर, और मुझे थोड़े दिन पहले व्हाट्सएप पे भी कुछ एक पिछले बैच के स्टूडेंट ने शायद यही क्वेश्चन दिया था। एक बार देख लेते हैं, 24 में मिस्टेक है तो ठीक करा देते हैं। आपको असली में प्रैक्टिकल क्वेश्चन एडिशनल में मिलेंगे, क्योंकि ICAI ने ज्यादा नहीं दे रखे, बट मैंने अपने खुद के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो इंटर में पूछे जाते थे ना, पहले ये सारे जो आए हैं ना, ये न्यू कोर्स के अंदर ये वाले जो चैप्टर आए हैं, ये इंटर में हुआ करते थे हमारे चैप्टर। तो इंटर वाले जो क्वेश्चन थे मैंने उन्हें MCQ बनाकर एडिशनल क्वेश्चन बना दिए हैं। तो एडिशनल क्वेश्चन भी आपके हैं तो देखा जाए इस चैप्टर में ICAI के, बस फर्क यह है वो CA फाउंडेशन में नहीं पूछे गए थे, वो कहाँ पूछे गए थे? CA इंटर में पूछे गए थे। 35 इसी एडिशनल का ना, चलो इसके बाद 35 बता दूंगा। पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 24, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सिडी निकालनी है। तो हम अपनी प्लानिंग करते हैं, हमारे पास क्या है? NDP, और हमारे पास क्या है? GNP। तो पहले तो मैं और कुछ किए बिना ना फॉर्मूला लिख देता हूं, NDP at MP इज इक्वल टू GNP at FC। पहले क्या करूंगा? माइनस डेप्रिसिएशन, NNP पे at FC पे आ गया, FC से MP में आने के लिए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, FC से MP पे आ जाऊंगा, और लास्ट में N से D पर आना है तो क्या करेंगे? माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। GNP at FC से किस पे आना था? NDP at MP। फॉर्मूला ठीक है? चलो अब जरा डेटा डाल देते हैं। डेटा कितना हो गया? ऊपर वाले चीज को लिख रहा हूं, 32,000 इज इक्वल टू 35,600 माइनस डेप्रिसिएशन ये दे रखी है कितनी? माइनस 3900। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहां है हमारे? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो निकालने होंगे, चलो वो
ठीक है, पहले मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल लेता हूं, उसके बाद क्या कहते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर देंगे, इसको एक बार साइड में रख देते हैं। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम है, फैक्टर इनकम 2 है, तो हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी हो गई -150, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +150। अब हमें सॉल्व करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर मुझे निकालने हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा 32,000 प्लस 3900 माइनस 35,600 माइनस 150। कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, दे दो, इधर से आके दे दो यार, आप ही दे दो, ठीक है जी। हाँ जी, 32,000 प्लस 3900 माइनस 35,600 माइनस 150 है, 1500 है क्या 150 का? अच्छा ये नेट निकाला, हाँ जी, माइनस 150, कितना आ गया हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कितना आ गया 150। सही किया ना मैंने? कैलकुलेटर चलाने की ज्यादा आदत रही नहीं मुझे। 150। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 150 है, क्वेश्चन ने सब्सिडी पूछा है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है 150 इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, तो 150 इज इक्वल टू 210 माइनस सब्सिडी, सब्सिडी इज इक्वल टू 210 माइनस 150। आंसर कितना चाहिए 60। पीछे क्या दे रखा है? अरे ये तो सही है, चलो ठीक है, अब हो गया ना, देख लेना आप, फिगर आउट कर लेना क्या मिस्टेक थी। 26। अब तुम सारे करा लोगे यार ऐसे करते करते तो। इसका आंसर सही है गलत है? अरे करा देते हैं यार, ठीक है। क्या निकालना है? डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, एनडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी, माइनस क्या करेंगे डेप्रिसिएशन, माइनस क्या करेंगे हम, सॉरी माइनस नहीं करेंगे, नेट से जाना है ना, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करेंगे, और एमपी से एफसी पे जाना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हम शुरू करते हैं इसको, 58350 माइनस 1625 माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 240, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं, 2590 माइनस 1540, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 1050 माइनस कर दिए, 58350 माइनस 1625 माइनस 240 माइनस 1050, दिस बिकम्स 55435। सही तो कह रहे हैं, मिस्टेक तो है ना? मतलब मिस्टेक ही हुई ना फिर तो ठीक है, इसको फिर चेंज करो, 55435। मिस्टेक है तो उसको एक्नॉलेज करने में क्या है, जब क्वेश्चन खुद बनाए हैं मिस्टेक हो सकती है भाई। हाँ जी डन, इसमें ठीक कर लेना। थर्ड ऑप्शन दे रखा है तो उसका फिगर ठीक कर लेना, वो बाय चांस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड माइनस करने की जगह क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है, वो गलत है। हाँ जी, और मिस्टेक किसमें है? 35 मिस्टेक है उसमें पक्का। हाँ जी, आखिरी क्वेश्चन है फिर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग डेटा। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, यानी वैल्यू एडेड मेथड से हमारा आ जाएगा। निकालने के बाद नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड क्या होती है, एनडीपी एट एफसी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, सब्सिडी है, डेप्रिसिएशन है। तो हम क्या करते हैं, हमारा वैल्यू एडेड मेथड में जीडीपी एट एमपी आ जाता है, और जीडीपी एट एमपी क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। पहले जीडीपी एट एमपी निकाल लेते हैं, एनडीपी एट एफसी से जीडीपी एट एमपी पे अगर मैं आऊंगा तो ऐड क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, और फैक्टर कॉस्ट से एमपी पे आ रहा हूं तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले तो इतना कर देते हैं, एफसी से एमपी हो गया ना, डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्रिसिएशन ऐड कर दी, डी से डी पर है, ठीक है। बस आपको कितना करना है, 70,000 प्लस डेप्रिसिएशन कितनी है 10,000, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, ये हो गया 21,000, ऐड करके कितना आ जाएगा हमारा 1,01,000। 1,01,000 किसके इक्वल है, जीडीपी एट एमपी। ये किसके इक्वल होता है, वैल्यू एडेड। सो कैन आई से वैल्यू एडेड इज इक्वल टू 1,01,000, और वैल्यू एडेड क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू 1,01,000।
इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी दे रखी है 30,000। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस 30,000 इज इक्वल टू 1,01,000 एंड फाइनली वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना होना चाहिए 1,31,000। बात सही है। या तो क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं वैल्यू एडेड पूछा होता तो 1,01,000 आ जाता, बट वैल्यू ऑफ आउटपुट है अगेन माइनस कर दिया ना गलती से। ठीक है, इसको भी ठीक करो। नहीं मिस्टेक है, क्लियर कट मिस्टेक है, आपने ऐड करना था गलती से माइनस कर दिया। ये क्वेश्चन मैंने आंसर निकाले होंगे तो जल्दी जल्दी में गलत कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। 1,31,000 कर लो इसको, ठीक है। और सब बढ़िया, ठीक है जी, ठीक है जी। ऐसा करते हैं छोटी सी ब्रेक लेते हैं, 2:10 में शुरू करेंगे, ठीक है। 2:10 में शुरू करेंगे, गला सूख रहा है। अब हाँ जी चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है यूनिट नंबर 2 जिसका नाम क्या है केनीशियन थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। पहली बात तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है और ये यूनिट नंबर 1 से अलग कैसे है वो समझ लेते हैं। यूनिट नंबर 1 में क्या हो रहा था, यूनिट नंबर 1 में एक कंट्री के अंदर एक इकोनॉमी में ऑलरेडी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे थे, ऑलरेडी वो साल कंप्लीट हो गया था और साल खत्म होने के बाद हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे कि पिछले साल या पिछले क्वार्टर क्या जीडीपी बनी और क्या नहीं बनी। यानी हम यूनिट नंबर 1 में जो भी काम हो रहा था ना वो गुड्स एंड सर्विस की प्रोडक्शन के बाद कैलकुलेशन का काम कर रहे थे। जैसे अकाउंट्स में 11th क्लास में आपको पहली बार पढ़ाया जाता है, अगर आप याद करो 11th क्लास की अकाउंटेंसी, वहां पढ़ाया जाता है अकाउंटेंसी स्टार्ट वेयर द ट्रांजैक्शन एंड्स। अकाउंट सभी शुरू होती है जब ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो गई है। बट अकाउंट्स के अलावा एक और सब्जेक्ट है जो आप इंटर में पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, जब ट्रांजैक्शन हो गई है उसके बाद डिसीजन लेना या ट्रांजैक्शन होने से पहले गाइड करना, ट्रांजैक्शन होने से पहले। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेम में दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में हम ये सीखने वाले हैं कि क्यों ऐसा होता है किसी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही होती है और किसी कंट्री की जीडीपी गिर रही होती है। यानी why does it happen that sometimes our GDP is growing at the rate of 7 or 8%? लास्ट ईयर हमारे देश की चारों क्वार्टर की मिलाकर अगर लास्ट ईयर की मान के चलूं तो जीडीपी की ग्रोथ रेट आई 7.2%, विच इज वेरी वेरी गुड। 7.2 भी नहीं, सॉरी 8 पॉइंट समथिंग परसेंट, 8.1 या 8.2, विच इज वेरी वेरी गुड। बट इस बार वो जीडीपी की ग्रोथ रेट गिर के 5%, 5.25% आ गई। तो हमें यह पता होना चाहिए कि एज अ पर्सन, कैलकुलेट तो कर ही लेगा सीएसओ डिपार्टमेंट, हमें यह पता होना चाहिए क्यों किसी देश की जीडीपी ऊपर जाती है और क्यों किसी देश की जीडीपी नीचे जाती है। और अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया तो मैंने आपको बोला जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है, बिजनेस साइकिल। बूम क्यों आता है, रिसेशन क्यों आता है, तो मैंने कहा ऑटोमेटिकली आप उसको मुश्किल से 1 घंटे में समझ जाओगे इस चैप्टर को, अगर आपने इसमें यह समझ लिया कि एक जीडीपी काम कैसे करती है। अब इस चैप्टर के अंदर भी ना वही सेम वर्ड्स आएंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, सारे वर्ड सेम होंगे। बट फर्क क्या है, पिछले चैप्टर में जो ये सारे वर्ड्स थे ये एक्स पोस्ट फिगर्स थी, और इस चैप्टर में जब ये सेम वर्ड्स आएंगे, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सारे वर्ड जो आएंगे इस बार ये सारे वर्ड एक्स पोस्ट नहीं होंगे, क्या होंगे, एक्स एंटे। अब ये एक्स एंटे और एक्स पोस्ट का मतलब क्या होता है, एक्स पोस्ट का मतलब होता है जब कोई चीज ऑलरेडी हो गई है, और एक्स एंटे का मतलब होता है जब कोई चीज होने वाली है। एक्स एंटे वर्ड कहां से आया है, एंटीसिपेशन वर्ड से। इंग्लिश में एंटीसिपेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, जो आप होने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर ये देख रहे हैं एक इकोनॉमी में लोग कितना खर्चा करना चाह रहे हैं, एक इकोनॉमी में एक प्रोड्यूसर कितना प्रोडक्शन करना चाहेगा। तो वर्ड सारे सेम होंगे, बस ये याद रखना एक्स पोस्ट फिगर नहीं होंगी, इस बार क्या होंगी, एक्स एंटे फिगर होंगी। क्लियर है वाली चीज। फिर अगली चीज, सर ये तो समझ गए कि हम यहां पर नेशनल इनकम डिटरमिन कैसे होती है, हम ये सीखेंगे। बट इसका नाम केनीशियन थ्योरी क्यों है, क्योंकि ये जो पूरी थ्योरी है वो जिस इकोनॉमिस्ट ने दी है उस इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है, कीन्स। इनफैक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट जो माना जाता है वो क्या माना जाता है, कीन्स। कीन्स ने क्या किया, एक जमाने में, मैं यहां पर आपको कंपेयर करके बताऊंगा, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की कोई और थ्योरी थी,
क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे इकोनॉमी में, वन लाइन में बोलूं तो इकोनॉमी में कभी भी रिसेशन या बूम नहीं आएगा, इकोनॉमी अपने आप को एडजस्ट कर लेगी। मगर फिर दुनिया का सबसे बड़ा रिसेशन आया 1929 से लेकर इसके बीच में 1934। अगर आपने इसका नाम सुना हो, नहीं तो मैं इसको चैप्टर 5 में पढ़ाऊंगा ही। इसे बोलते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। रिसेशन भी नहीं, क्या, द डिप्रेशन। इसमें माना जाता है पूरी दुनिया की जीडीपी 15% से गिर गई थी, 15% से जीडीपी गिर गई थी। और फिर ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट जो कह रहे थे अरे कुछ नहीं होता, सब अपने आप ठीक हो जाता है, इकोनॉमी के अंदर सेल्फ एडजस्टिंग एबिलिटी होती है, वो थ्योरी भी पढ़ाऊंगा मैं, तो वो थ्योरी गलत प्रूव हो गई। और फिर आया कीन्स अपनी किताब लेकर। उस किताब का नाम क्या है, अंडरलाइन कर लो। कीन्स की किताब का नाम है, यहां नहीं दे रखा, किसी और चैप्टर में दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, द थ्योरी ऑफ ईएमआई। ईएमआई में ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट एंड एम स्टैंड्स फॉर मनी। एंड दैट इज व्हाई आप देखेंगे आपको कीन्स का नाम चैप्टर 7 में भी दिखेगा, जब चैप्टर नंबर 6 में भी दिखेगा। जब हम चैप्टर नंबर 8 मनी वाले चैप्टर में जाएंगे वहां भी कीन्स का जिक्र आएगा। और जब चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम गवर्नमेंट के फंक्शंस की बात करेंगे वहां पर फिर किसका जिक्र आएगा, कीन्स। क्योंकि कीन्स की बुक में उसने 3 चीजों को टच किया था। कौन कौन सी, EMI, एम्प्लॉयमेंट, मनी और इंटरेस्ट। ठीक है जी। ये किताब कौन से ईयर में लिखी गई थी, 1936 में। और आज भी जो ये मॉडल है, आज भी जो ये किताब के अंदर बताया गया है, आप एक एक करके देखेंगे, उसी को देखकर, उसी को बेस बनाकर दुनिया में मैक्रो इकोनॉमिक्स चलती है। मैं अगली कुछ क्लासेस में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि दुनिया की आज भी इकोनॉमिक्स किसके बेसिस पे चल रही है, कीन्स। वो अलग बात है कि कीन्स ने जो एजम्पशंस ली थी वो आजकल के जमाने में थोड़ी सी अनरियलिस्टिक हो गई हैं, मगर उसने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो सही है। इसलिए आज भी आपको जब इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है तो कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, कीनीशियन इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ते हैं। कीनीशियन इकोनॉमिक्स में हमारा जो पूरा चैप्टर है, पूरे चैप्टर में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल। और मैंने जानबूझ के पहले लेक्चर के अंदर ही आधा घंटा लगा के, जब मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू कराई थी, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कौन कौन से मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल, कौन कौन से सेक्टर होते हैं इसमें, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड। फिर हम इसमें 3 सेक्टर में कौन सा नया सेक्टर ले आते हैं, गवर्नमेंट। और 4 सेक्टर में एक्स्ट्रा कौन आ जाता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको मुझे मॉडल समझाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने स्टार्टिंग में समझा दिया था। बट अब हमें समझना है हर मॉडल में क्या क्या वो फैक्टर होते हैं उन जिनके बेसिस पे उस मॉडल के अंदर प्रोडक्शन, किसी देश के अंदर होने वाली प्रोडक्शन डिटरमिन होती है। ऑब्वियसली मैं सबसे ज्यादा टाइम 2 सेक्टर मॉडल पे लगाऊंगा, क्योंकि सारे नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पहली बार कहां पर, 2 सेक्टर मॉडल में। बट बिलीव मी, अगर हमने 2 सेक्टर मॉडल एक बार समझ लिया तो मात्र 15-20 मिनट में हमारा 3 सेक्टर मॉडल भी हो जाएगा और 4 सेक्टर मॉडल भी। तो ये मत समझना 2 सेक्टर मॉडल के अंदर ही सर ने 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगा दिया, अब हर सेक्टर के अंदर 2-2 घंटे लगेंगे। नहीं, अगर आपने 2 सेक्टर मॉडल ढंग से समझ लिया तो आपको 15-15 मिनट लगेंगे दोनों मॉडल के ऊपर, वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, निपट जाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा 2 सेक्टर मॉडल होता क्या है, मैंने आपको परसों की क्लास में ही समझाया, थोड़ा मुझे भी समझा दो फिर इसी बात पे। 2 सेक्टर होते हैं कौन कौन से, हाउस होल्ड और फर्म्स। फर्म्स को प्रोड्यूसर सेक्टर भी बोल सकते हैं। हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनर कौन माना जाता है, हाउस होल्ड सेक्टर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कौन कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। हाउस होल्ड सेक्टर ये फैक्टर इनपुट्स या फैक्टर सर्विस जो भी बोलना चाहो, ये फर्म्स को देते हैं और फर्म्स इनके बदले में पेमेंट करती हैं। कौन कौन सी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इन्हें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं फैक्टर पेमेंट, और हाउस होल्ड सेक्टर के लिए यही क्या बन जाती है, फैक्टर इनकम। फिर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स ने बनाए हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज वो हाउस होल्ड सेक्टर को बेच देती हैं, और इसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर से पैसे जाते हैं, और इस पैसे को प्यार से क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर आप देखोगे अंदर की तरफ जो 2 चीजें बनी हुई हैं, ये हैं रियल फ्लो, और इसके आउटर में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, मनी फ्लो। हर रियल फ्लो के कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होता है, एक मनी फ्लो। और इस तरह से हमारे इकोनॉमी में बिजनेस क्या होता है, मनी क्या होती रहती है, घूमती रहती है। अब इस पूरी अप्रोच के अंदर 2 फंडामेंटल एजम्पशन है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। पहली एजम्पशन ये है, सब लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। पहली एजम्पशन ये है कि फर्म्स कोई भी रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं करेंगी, और अगर फर्म कोई भी रिटेन्ड अर्निंग नहीं करेगी, दैट इज वाई फर्म को जो भी पैसा मिला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में, फर्म ने सारा का सारा पैसा क्या कर दिया, बांट दिया।
और फर्म ने सारा पैसा बांट दिया, तो इसका मतलब ये हुआ नो रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब है वट एवर इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर पेमेंट। और आगे जाकर जब हम इस असम्पशन को हटाएंगे तो वहां पे दिक्कत ये हो जाएगी कि आपको जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में पैसा मिला है वो सारा का सारा फैक्टर पेमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, उसमें से कुछ पैसा रिटेन्ड अर्निंग्स हो जाएंगी, और वो जो रिटेन्ड अर्निंग्स है मैंने आपको नोट डाउन कराया था वो हमारे सर्कुलर फ्लो में क्या होती है, एक तरह की लीकेज। जो भी इस सर्कुलर फ्लो को रोकेगा उसे प्यार से क्या बोलेंगे, लीकेज। ठीक है जी, अब तक कोई लीकेज नहीं है तब तक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फैक्टर पेमेंट एक दूसरे के इक्वल है। अब जरा यहां पर आ जाते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर को जो भी फैक्टर पेमेंट मिली, फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड सेक्टर के लिए क्या बन जाएगी, फैक्टर इनकम। प्रैक्टिकली आपकी जो भी इनकम होती है उसमें से कुछ आप कंज्यूम करते हो और कुछ आप क्या करते हो, सेव। मगर हमारी यहां पर इसमें अजम्पशन ये है दैट यहां पर किसी प्रकार की कोई सेविंग्स नहीं है, और क्योंकि किसी प्रकार की कोई सेविंग्स नहीं है इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ये हुआ हाउस होल्ड सेक्टर को जो भी फैक्टर इनकम मिली है दैट इज इक्वल टू हाउस होल्ड सेक्टर जो भी क्या कर रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो इस पूरे मॉडल में लास्ट में एक चीज दे रखी है, आपको समझ में आ जाएगी। यहां पर फैक्टर पेमेंट किसने किसको करी है, प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड को, इट इज इक्वल टू हाउस होल्ड इनकम। और क्योंकि हाउस होल्ड इनकम ने सारा कुछ खर्च कर दिया है, क्योंकि यहां पर कोई सेविंग्स नहीं है, इसलिए हाउस होल्ड इनकम इज इक्वल टू हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। और हाउस होल्ड जो खर्चा कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, तो सारा खर्चा अल्टीमेटली किसके पास जा रहा है, फर्म्स के पास। और फर्म्स क्या इस आउटपुट को सेव कर रही हैं या वो बांटे चली जा रही हैं, बांटे चली जा रही हैं। दिस वैल्यू ऑफ आउटपुट इज अगेन इज इक्वल टू फैक्टर पेमेंट। तो ये चारों चीजें एक दूसरे के इक्वल हैं। रट्टा ना मारना चाहो तो आप लॉजिक लगा लो, जो चीज जिसको मिल रही है वो बिना सेव किए क्या कर रहा है, सामने वाले को दे रहा है। वो चीज मेरे लिए फैक्टर पेमेंट है, तुम्हारे लिए हाउस होल्ड इनकम है। तुमने जो खर्चा किया वो मेरे लिए क्या है, रिसीट्स है। ठीक है जी, इस पूरे मॉडल में कोई लीकेज नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है। बट यहां पर अगर आप चाहो तो एक लीकेज वाला और इंजेक्शन वाला मॉडल बना सकते हो, मगर वो मॉडल मैंने आपको ऑलरेडी वहां पर दे रखा है। ठीक है, तो मैं इस पेज की भी नोटिंग आपको ड्राइव पे डाल दूंगा, आप चाहो तो यहां पर वो नोटिंग कर लेना, अदरवाइज मैंने आपको बता दिया। मैं रफली जल्दी जल्दी बना देता हूं, नोटिंग करने बैठेंगे ना तो टाइम बहुत लग जाएगा। अगर ऊपर वाले मॉडल को ही मैं दोनों एजम्पशन को हटा दूं तो फर्क ये होगा, हाउस होल्ड सेक्टर जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा तो वो सारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं करेगा, थोड़ा सा पोर्शन क्या कर लेगा, सेव। और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वहां गया प्रोड्यूसर सेक्टर के पास, प्रोड्यूसर सेक्टर सारा का सारा उसे फैक्टर पेमेंट के रूप में नहीं बांटेगा, उसमें से थोड़ा पैसा वो क्या कर लेगा, सेव। प्रोड्यूसर सेक्टर की सेविंग्स को ही हम प्यार से क्या बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। ये पैसा जो दोनों ने सेव किया है ये किसके पास चला जाएगा, इन दोनों के बीच में कौन होगा, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बोल लो, या फिर इन दोनों के बीच में क्या होगा, फाइनेंशियल सेक्टर। जब ये पैसा फाइनेंशियल सेक्टर के पास आएगा, बैंक्स ने हम दोनों की सेविंग्स ले ली, बैंक इस सेविंग का क्या करेगा, बैंक्स अल्टीमेटली हमें लोन के रूप में दे देंगे। तो जो पैसे सेविंग्स के रूप में आए वो किसके रूप में वापस आ जाएंगे, बोरोविंग्स के रूप में वापस। एंड दीज बोरोविंग्स ऑलवेज लीड टू व्हाट, दीज बोरोविंग्स लीड टू इन्वेस्टमेंट। तो मैंने आपको नोटिंग कराई थी, अगर यहां पर हम ऊपर वाली दोनों एजम्पशंस को छोड़ भी दें, ऊपर वाली कौन कौन सी एजम्पशन है, कोई रिटेन अर्निंग्स नहीं है और कोई सेविंग नहीं है, अगर ये दोनों एजम्पशन छोड़ भी दें, इन दैट केस ऑल्सो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बना रहेगा, क्योंकि जितनी लीकेज जाएगी बाहर उतनी ही वापस इंजेक्शन आ जाएगी। लीकेज होएगी सेविंग के फॉर्म में और इंजेक्शन होएगी किसके फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। ठीक है जी, 5 मिनट लगाकर मैंने फिर से वो मॉडल रिवाइज करा दिया। अब मैंने आपको ये मॉडल रिवाइज क्यों कराया, कीन्स के हिसाब से जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी भी मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आप सबने पढ़ रखी है। एक मार्केट बनाते हैं, यहां पे प्राइस बनाते हैं, यहां पे क्वांटिटी बनाते हैं, यहां पर आती है मार्केट डिमांड, यहां पर क्या आती है, मार्केट सप्लाई। और जहां पर मार्केट डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट को हम प्यार से क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। इसके अगेंस्ट इक्विलिब्रियम प्राइस होता है और इसके अगेंस्ट क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो कोई भी मार्केट के अंदर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो प्राइस डिटरमिन होता है वो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। तो कीन्स ने आर्गुमेंट दी, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक पर्टिकुलर मार्केट में
डिमांड एंड सप्लाई सब कुछ डिसाइड करते हैं, सेम वे में इकोनॉमी भी ना एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इक्विलिब्रियम पे काम करती है। बस फर्क ये है वहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई नहीं होते, वहां पर क्या होते हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अब ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होते हैं वही हमारी डिस्कशन है। बट आपको एक चीज पता है, डिटेल में पढ़ लेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, बट एक इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कब आएगा, एक इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम तब आएगा जब उस इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड और उस इकोनॉमी की एग्रीगेट सप्लाई ये दोनों क्या हो गई हैं, एक दूसरे के इक्वल। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर है वाली चीज। अब मुझे एक एक करके आपको इन दोनों वर्ड्स का मतलब बताना है। पहला वर्ड कौन सा है, एग्रीगेट डिमांड, और दूसरा वर्ड कौन सा है, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बोला, यहां पर जो भी खर्चों की बातें चलेगी एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेट करना। चलो याद ही करा दो, जीडीपी का एक्सपेंडिचर मेथड कल हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या क्या एक्सपेंडिचर ऐड करे थे, हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बिजनेसमैन का कंजम्पशन तो ऐड नहीं किया था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है, क्योंकि बिजनेसमैन की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और बिजनेसमैन की इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और साथ में गवर्नमेंट सेक्टर को पकड़ लिया था। गवर्नमेंट सेक्टर का क्या, कंजम्पशन, गवर्नमेंट सेक्टर का क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट, और लास्ट में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए क्या पकड़ लिया था, नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब यहां पर सेक्टर वाइज चलते हैं। एग्रीगेट डिमांड का मतलब सिंपली ये है कितना एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में होने वाला है। 2 सेक्टर मॉडल में सारा खर्चा हाउस होल्ड सेक्टर करेगा, 3 सेक्टर मॉडल के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर एज वेल एज कौन करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर करेगा, और 4 सेक्टर मॉडल में क्या होगा, हाउस होल्ड भी करेगा, गवर्नमेंट भी खर्चा करेगा और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी करेगा। बट आपकी इकोनॉमी जिस मर्जी सेक्टर ऑफ द मॉडल में चल रही है, एक इकोनॉमी में कितना खर्चा होने वाला है मतलब कितना खर्चा हम प्लान कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। अब इसका फॉर्मूला बनाएंगे, इसमें खर्चा क्या क्या होता है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, एक इकोनॉमी में प्रोड्यूसर कितना आउटपुट यानी कितना गुड्स एंड सर्विसेज बनाने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। और इक्विलिब्रियम कहां पर आता है, जहां पर जितना खर्चा होने वाला है इज इक्वल टू जितना प्रोड्यूसर्स बनाने वाले हैं। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है उसे इकोनॉमी में क्या बोला जाता है, इकोनॉमी किसके ऊपर है, इक्विलिब्रियम। So equilibrium is achieved where aggregate demand, that is the planned expenditure, is equal to aggregate supply, which is the planned output, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब मैंने आपको पिछले चैप्टर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के थ्रू समझाया था, आप किसी इकोनॉमी में डोमेस्टिक आउटपुट बोल लो या डोमेस्टिक इनकम बोल लो, ये दोनों वर्ड अलग अलग है या सेम है, सेम है, क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विस बनते हैं उन्हीं की वैल्यू अल्टीमेटली बढ़ जाती है। तो आप जीडीपी में गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू निकाल लो या फैक्टर इनकम को टोटल कर लो, आंसर अलग अलग आएगा या सेम आएगा, सेम आएगा। तो डोमेस्टिक आउटपुट ले लो या डोमेस्टिक इनकम। तो अभी मैंने एग्रीगेट सप्लाई का मतलब आपको क्या बताया, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू प्लान्ड आउटपुट। आप इसको ये बोल सकते हो एग्रीगेट आउटपुट बोल लो, या फिर इट इज द प्लान्ड इनकम जो एक साल में जनरेट होगी। तो एग्रीगेट सप्लाई या प्लान्ड इनकम ये दोनों अलग अलग नहीं है, क्या है, सेम है। जो इकोनॉमी के अंदर आउटपुट बनेगा या इनकम जनरेट होगी उसी को कीन्स ने प्यार से क्या बोला, एग्रीगेट सप्लाई। यानी 1 लाइन में बोलूं, अगर ज्यादा लंबी बात ना करूं, 1 लाइन में बोलूं, जिसको हम यूनिट नंबर 1 में बार बार जीडीपी बोल रहे थे, वही जीडीपी अगर हम एंटिसिपेट करने लग गए, उसी चीज को कीन्स ने जीडीपी वर्ड ना बोल के क्या बोला है, एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई और जीडीपी एक ही बात होती है, बस फर्क यह है जीडीपी आप जो साल बीत गया उसकी कैलकुलेट कर रहे होते हो, जबकि कीन्स ये नहीं कहता क्या बीत गया, कीन्स कहता है अगले साल क्या होगा। उसका उसने एक नाम अच्छा सा दे दिया, उसका नाम उसने क्या रख दिया, एग्रीगेट सप्लाई, विच इज इक्वल टू द प्लान्ड आउटपुट जो प्रोड्यूसर करने वाले हैं, या फिर प्लान्ड इनकम जो होने वाली है। ठीक है जी, इतना तो आपको समझ में आ गया। एग्रीगेट सप्लाई इज नथिंग बट एक साल में कितनी इनकम हम प्लान कर रहे हैं। और अब इनकम को ना हम इकोनॉमिक्स में आई से रिप्रेजेंट नहीं करते, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई। तो आपको अक्सर बोला जाता है एग्रीगेट सप्लाई लिख दो या वाई लिख दो, ये अलग अलग है या सेम है, सेम, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई प्लान्ड आउटपुट है और प्लान्ड आउटपुट ही किस में कन्वर्ट होने वाला है, प्लान्ड इनकम में। अब आप मुझे एक बात बताओ, माइक्रो लेवल पे सोचो, जो आप माइक्रो लेवल पे सोचोगे वो मैक्रो पे भी हो रहा होगा। आपने अगर 1 लाख रुपए कमाए, आपने 1 लाख रुपए कमाए,
आप उस 1 लाख रुपए का क्या करोगे? एज्यूमिंग कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। गवर्नमेंट होती तो आप बोलते सर सबसे पहले तो टैक्स भरेंगे जाके, गवर्नमेंट नहीं है अभी, भूल जाओ एक बार के लिए। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता तो आप कहते सर एक इंपोर्टेड घड़ी है वो खरीदनी है, एक इंपोर्टेड चॉकलेट है वो खानी है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है ही नहीं, तो इंपोर्ट का कोई स्कोप नहीं है, टैक्सेस का कोई स्कोप नहीं है। अगर 1 लाख रुपए पूरे के पूरे आपके हैं तो आप उसको 2 चीजों में खर्च करोगे, या तो आप उसका खर्चा कर दोगे, या जो खर्चा नहीं करोगे उसका क्या करोगे? सेविंग। और यहीं से फॉर्मूला आता है एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम दैट इज इक्वल टू सी प्लस एस। मैंने तीनों चीजों को आपस में रिलेट किया। एग्रीगेट सप्लाई मतलब प्लान्ड आउटपुट, वही प्लान्ड आउटपुट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लान्ड इनकम। और इनकम 2 हिस्सों में बटेगा, किस किस के हिस्से में बटेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो भी प्लान्ड वाला, और एस मतलब सेविंग, वो भी कौन सी वाली? प्लान्ड वाली। इस चैप्टर में जो भी बातें चल रही हैं वो हो चुकी बातें चल रही हैं या प्लान्ड वाली बातें चल रही हैं? प्लान्ड वाली। चलो जी, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है जी। एग्रीगेट सप्लाई कंपोजेस ऑफ 2 थिंग्स, कौन कौन सी? सी एंड एस। सी स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जो वो पार्ट ऑफ द इनकम जो मैं खर्च कर दूंगा, और एस स्टैंड्स फॉर वो पार्ट ऑफ द इनकम जो मैं खर्च नहीं करूंगा, जो मैं क्या कर लूंगा? सेव कर लूंगा। अब जरा एक एक करके बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कंजम्पशन फर्स्ट। कंजम्पशन किस किस चीजों पे डिपेंड करती है? आप खुद सोचो। एक इंसान 10,000 रुपए कमाता है, एक इंसान 50,000 रुपए कमाता है, ये इनकम बोल रहा हूं। एक इंसान लाख रुपए कमाता है और एक इंसान 5 लाख रुपए महीना कमाता है। क्या सबकी कंजम्पशन सेम होएगी या अलग अलग होएगी? अलग अलग। आप खुद सोच के बताओ, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी या घटेगी? टोटल एब्सोल्यूट टर्म्स में बोल रहा हूं, परसेंटेज टर्म्स में नहीं, टोटल वैल्यू। एक इंसान 10,000 रुपए महीना कमाता है, एक इंसान 5 लाख रुपए महीना कमाता है। दोनों का खर्चा एब्सोल्यूट अमाउंट में अलग अलग होगा या सेम होगा या अलग अलग? अलग अलग। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे अमीर होगे खर्चा वैसे वैसे बढ़ेगा। तो पहली चीज तो कंजम्पशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, खर्चा जो होता है, कंजम्पशन जो होती है, उसका और इनकम का रिलेशनशिप कैसा होता है? इनवर्स नहीं होता, क्या होता है? डायरेक्ट। आई होप सबको क्लास में पता है 2 तरह के रिलेशन होते हैं, डायरेक्ट और इनवर्स। डायरेक्ट का मतलब तुम बढ़ोगे तो मैं भी बढ़ूंगा, तुम गिरोगे तो मैं भी गिरूंगा, जहां भी जाएंगे साथ साथ जाएंगे, इसे बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। और इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है? अगर तुम बढ़ोगे तो मैं गिरूंगा और अगर तुम गिरोगे तो मैं बढ़ूंगा, यानी जहां भी जाएंगे अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। तुमने अगर लेफ्ट लिया तो मैंने राइट लिया, तुम गए नॉर्थ तो मैं गया साउथ, इसे बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। समझ में आ गया? ठीक है जी। तो इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट या इनवर्स? डायरेक्ट। इसका मतलब एज द इनकम राइजेस द ओवरऑल कंजम्पशन ऑल्सो राइजेस। ये तो समझ में आ गया। इसको लिखने का एक और तरीका होता है, C इज अ फंक्शन ऑफ Y। मैथमेटिक्स में आप लिखते हो y इज अ फंक्शन ऑफ x, यही लिखते हो ना, y इज अ फंक्शन ऑफ x। जब मैथमेटिक्स में लिखते हो तो इसका मतलब ये होता है y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? x। इन अदर वर्ड्स, जब जब x की वैल्यू बढ़ेगी उसकी वजह से y की वैल्यू बढ़ेगी। तो सेम चीज जो मैंने बोली, इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका क्या होता है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि MCQ में लिखा होता है कई बार। सेम चीज है, लिखने का तरीका है कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ y, एज द इनकम इंक्रीजेस माय कंजम्पशन विल इंक्रीज एंड एज द इनकम डिक्रीजेस माय कंजम्पशन विल डिक्लाइन। ये तो समझ में आ गया हमें। अब अगला सवाल, सर एग्जैक्ट फॉर्मूला बताओ। अब मेरा अगला सवाल ये है, अगर आप, मैं 2 कंपैरिजन लेता हूं, चलो 3 कंपैरिजन, 10,000 तो छोड़ देते हैं, 50,000 से कंपेयर करते हैं। एक इंसान 50,000 रुपए महीना कमाता है, तो आप मुझे बताओ दिल्ली में रहकर अगर आप 50,000 रुपए महीना कमाते हो, आप रफली कितना खर्चा कर देते होगे? 40 तो मिनिमम ही कर देते होगे। ठीक है जी। सर हमारे शौक भी हैं, ठीक है चलो शौक भी पूरे कर लो तुम थोड़े से। 45,000 मैंने कंज्यूम किया और ऑब्वियसली बताने की जरूरत नहीं है, बाकी 5,000 क्या हो गया होगा? सेव। तो मैंने 90% खर्चा अपना कर दिया, ठीक है जी। बट अब मुझे बताओ, अब मेरी इनकम डबल होगी, मेरा प्रमोशन हुआ या मैंने जॉब स्विच करी, एकदम 50 की जगह क्या हो गया? 1 लाख। अब मुझे बताओ खर्चा बढ़ाओगे? यस। बट अब क्या 45,000 से सीधा 90% के हिसाब से 90,000 कर दोगे, या खर्चे में जो इंक्रीज आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा? कम आएगा। भाई हर बंदा जब अमीर होता है ना, 45,000 में उसकी बेसिक नेसेसिटीज तो मीट हो रही थी, थोड़ी बहुत कंफर्ट्स भी मीट हो रहे थे। अब वो क्या करेगा? नो डाउट वो अपने कंफर्ट्स और लेगा, शायद थोड़ी सी लग्जरी भी ट्राई करे, बट वो 45 का 70 कर लेगा, 80 कर लेगा। बट ओवरऑल खर्चा बढ़ने के बावजूद अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखो, परसेंटेज टर्म्स पहले 90% था, अब कितना है? 70% है। तो इफ आई आस्क यू विल द टोटल एक्सपेंडिचर राइज, योर आंसर विल बी यस।
बट इफ आई आस्क यू विल द प्रपोर्शन ऑफ द एक्सपेंडिचर राइज, योर आंसर विल बी नो। अब मैं अपना प्रोपोर्शनेटली कम करूंगा। और अब मुझे बताओ, अगर उसी इंसान की इनकम 5 लाख रुपए महीना हो गई, तो जो 45,000 खर्च कर रहा था बढ़ाकर कितना किया 70, अब कितना कर लेगा, लाख कर लेगा, 1.5 लाख कर लेगा, चलो 2 कर लेगा, चलो मान लिया 2.5 कर लिया। ओवरऑल वही इंसान थोड़े दिन पहले तक 45,000 का खर्चा करता था, अब महीने का कितना कर रहा है 2.5, बड़ा, बट प्रोपोर्शनेट टर्म्स में कितना हो गया 50। दिस मींस व्हाट, ये एग्जांपल जो मैंने दिया, जब जब इनकम बढ़ती है तब तब क्या होता है, हमारा खर्चा बढ़ता है, बट जो खर्चे में इंक्रीज होता है और जो इनकम में इंक्रीज होता है वो एब्सोल्युटली सेम हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब यहां से हमारा कहानी शुरू होती है। हमारे कंजम्पशन में हमने स्टडी किया तो कीन्स ने बोला 2 कंपोनेंट होते हैं आपके कंजम्पशन में। आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो खर्चा करते हो, और मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे उसे सी बोलते हैं, उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, और इसका फॉर्मूला उन्होंने क्या बनाया, A प्लस बी वाई। A प्लस बी वाई में A स्टैंड्स फॉर ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, जो अपने हिसाब से चलता है उसे क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस। जैसे आप अक्सर सुनते हो इंडिया इज ए ऑटोनॉमस कंट्री। ऑटोनॉमस मतलब इंडिया को किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो सी में A प्लस बी वाई वाले पार्ट को बोलते हैं इंड्यूस्ड खर्चा, और A वाले पार्ट को बोलते हैं ऑटोनॉमस खर्चा। इंड्यूस्ड का मतलब होता है मोटिवेटेड, ये वो खर्चा है जो आप बढ़ा रहे हो क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है। जैसे जैसे लोग अमीर होते हैं वो अपना खर्चा बढ़ाते हैं, वो खर्चा जो अमीरी की वजह से होता है उसे इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड। तो सर बाकी खर्चा किस लिए होता है, ये वो खर्चा होता है जो आपको जिंदा रहने के लिए बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए। सो आपकी जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है ना, उसको करने के लिए जो आपको मिनिमम खर्चा चाहिए होता है उसे इकोनॉमिक्स में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए। यानी इन अदर वर्ड्स, एक इंसान की इनकम अगर 0 भी है, एक इंसान की इनकम अगर 0 भी है, उसका खर्चा 0 होगा। उसको कोई ना कोई तरीके से अपनी बेसिक खर्चे मीट करने या नहीं करने, यस। यानी इवन इफ y इज इक्वल टू 0, c इज नॉट इक्वल टू 0, c के अंदर c विल बी इक्वल टू a इज द मिनिमम खर्चा जो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आपकी इनकम 0 है, चाहे आपकी इनकम 1 करोड़ है। ये बेसिक नेसेसिटीज है। एक बार एग्जांपल दोगे, बेसिक नेसेसिटीज कौन कौन सी होंगी, मिनिमम लेवल ऑफ फूड, मिनिमम लेवल ऑफ शेल्टर, मिनिमम लेवल ऑफ क्लोथिंग, ये तो होगी बेसिक नेसेसिटीज। इसके अलावा एक एफिशिएंट जिंदगी जीने के लिए आपके पास सिर्फ 1 जोड़ी कपड़े होने चाहिए या 1 से ज्यादा ही होना चाहिए, 1 से ज्यादा। शेल्टर मतलब बस स्टॉप के नीचे रह लेंगे, या एक कंफर्टेबल एटलीस्ट 1 BHK तो होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो एक बेसिक एफिशिएंट लिविंग के लिए चाहिए होती हैं, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ये आ गई। अब सर मुझे एक बात बताओ, सर वाई अगर 0 है तो इसकी फाइनेंसिंग कहां से हो रही है, ये खर्चा आ कैसे रहा है। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है बोरो, मैं फैंसी वर्ड बोलूं तो बैक बोरो स्टील, भीख मांगो, चोरी करो या उधार मांगो। उधार दे सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर चोरी कर लो, चोरी नहीं हो रही तो बैक कर लो। बट इकोनॉमिक्स ये नहीं बोल सकती ना, तो इकोनॉमिक्स इसको क्या बोलती है, इकोनॉमिक अगर आपकी इनकम 0 है फिर भी आपको खर्चा करना पड़ रहा है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, बोरो। बोरो मतलब नेगेटिव सेविंग्स हो रही हैं। सेविंग्स क्या होती है, जो आप रखते हो। बोरो करने का मतलब क्या हो रही है, नेगेटिव सेविंग्स। या दूसरा तरीका ये है, आपकी पास्ट सेविंग से विड्रॉ कर रहे हो। इन बोथ द केसेस जब आपका C इज इक्वल टू A है, आपकी जो सेविंग्स हैं वो डाउन जा रही हैं। कैसे जा रही हैं, या तो पुरानी सेविंग से पैसे विड्रॉ कर रहे हो या अपने ऊपर कर्जा चढ़ाए जा रहे हो। बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेविंग्स। तो अगर आप एक चीज ध्यान से देखो, आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में A प्लस बी वाई है, ए वाला पार्ट है ऑटोनॉमस, और इसको करने का मेजर सोर्स क्या होता है, या तो बोरविंग्स या फिर आपकी खुद की ही पास्ट सेविंग्स। जैसे मुझे एक बात बताओ, आप 10 साल से नौकरी करते हो, एकदम आपने सोचा मैं नौकरी छोड़ के बिजनेस करूंगा, आपने नौकरी छोड़ दी, बिजनेस स्टार्ट किया, 1 साल तक कुछ भी नहीं कमाया, तो y इज इक्वल टू 0, खाना पीना बंद कर दिया। फिर 1 साल खाया पिया ना, बिजनेस में लॉस भी आ रहा है, अगर बिजनेस में इनकम भी नहीं हो रही, कहां से खाया पिया, पास सेविंग। सर पुरानी सेविंग है ही नहीं, तो क्या करोगे, बोरो। वही चीज मैं समझा रहा हूं, बस उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में समझा रहा हूं। C इज इक्वल टू A। अब जरा बी वाई की बात करते हैं। बी वाई वाले पार्ट को प्यार से क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
अब ये इंड्यूस क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मैं भी क्या करूंगा, ये वाले पार्ट को बढ़ाऊंगा। और सर ये बी क्या है? बी स्टैंड्स फॉर एमपीसी। एमपीसी क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का सिंपल मतलब यह है, अगर आज आप 100 रुपए कमाओगे एक्स्ट्रा, जो कमा चुके हो उसकी बात नहीं कर रहा, 100 रुपए अगर आप एक्स्ट्रा कमाओगे, जो एक्स्ट्रा 100 रुपए आपने कमाए उसमें से आप कितना खर्चा कर दोगे, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फॉर्मूले के टर्म्स में बोलूं तो दैट पार्ट ऑफ इनकम जो आप खर्च कर दोगे, चेंज इन सी, ट्राइंगल समझते हो ना, ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? चेंज। चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन वाई। अगर मैं हर एक्स्ट्रा 100 इनकम कमाने पे उसमें से 80 खर्च कर दूंगा तो माना जाता है मेरी एमपीसी किसके इक्वल है? 0.8। ठीक है जी। तो अगर मैं आपके सामने ये वर्ड लिखूं, एक बार ध्यान से देखो, C इज इक्वल टू 1 या 10,000 प्लस 0.8y, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? पहले तो ये इंटरप्रेट करते हैं तभी आगे बढ़ेंगे। C इज इक्वल टू 10,000 प्लस 0.8y में 10,000 क्या है? ऑटोनमस। इसका मतलब यह है मिनिमम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए हमें जिस देश में हम रहते हैं, जिस सिटी में हम रहते हैं, हमें कितने पैसे चाहिए? 10,000। अगर मेरी इनकम 0 भी है तो मुझे सर्वाइवल के कितने चाहिए? 10,000। और अब जितनी भी मैं एक्स्ट्रा इनकम कमाऊंगा उसका 0.8 का मतलब उसका 80% क्या कर दूंगा? खर्च। और इसको हम प्यार से बोलते हैं मेरा एमपीसी क्या है? 0.8। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताओ, एमपीसी हर इंसान का सेम होता है या अलग अलग होता है? सेम होगा, अलग अलग होगा? आप एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक इंसान 10,000 रुपए कमाता है और एक इंसान 10 करोड़ रुपए कमाता है। पर मंथ की बात चल रही है यहां पर, ठीक है जी। 10,000 पर मंथ और 10 करोड़ पर मंथ। 10 करोड़ पर मंथ सुनने में लगता है क्या दिल्ली में 120 करोड़ रुपए कमाने वाले लोग नहीं होंगे? आराम से होंगे। देश की कैपिटल में बैठे हो तुम, 120 करोड़ रुपए कमाने वाले होंगे। मेरी तरफ मत देखो गलती से भी, अगर होते तो मैं यहां थोड़ा होता, मैं तो आराम से एंजॉय कर रहा होता। तो ठीक है, 10 करोड़ रुपए पर मंथ भी होंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों ने कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाई, 10,000 रुपए वाले ने भी एक्स्ट्रा इनकम कमाई, 10 की जगह 15,000 हो गया, तो इसकी एक्स्ट्रा इनकम कितनी हो गई? 5,000। और इसने भी 10 करोड़ 15,000 रुपए कमाने शुरू कर दिए। 10 करोड़ 15,000 रुपए, दोनों की इनकम को मैंने सेम अमाउंट से बढ़ाया। कितने से? 15,000। तो आप मुझे बताओ ये क्या करेगा? सॉरी, दोनों की इनकम को एक्स्ट्रा अमाउंट किसने कमाया? 5,000 से। इसकी भी 5,000 से और 10 करोड़ वाले की भी कितने से बढ़ाई? 5,000 से। जीरो देख लेना यार, तुम आधे तो जीरो ही देख रहे हो। लो 0,5,0,0,0, ठीक है। अब 10 करोड़ 5,000 हो गया। अब आप खुद मुझे बताओ, जो इंसान 10,000 कमा रहा है दिल्ली जैसे शहर में, अगर उसकी इनकम 15 हो जाएगी, एक्स्ट्रा 5 को वो सेव कर लेगा या खर्च ही करेगा? खर्च। सारे ना करे तो एटलीस्ट 90% तो खर्च ही कर लेगा, तो उसका 90% पोर्शन तो क्या हो जाएगा? खर्चा। तो ऐसे इंसान का एमपीसी अगर मैं देखूं तो क्या है? 0.9। जो लोअर लेवल ऑफ इनकम में होता है उनका एमपीसी ऑलमोस्ट 1 होता है। ऑलमोस्ट 1 मतलब अगर उनका प्रमोशन हो भी जाता है, उनकी इनकम बढ़ भी जाती है, तो उनकी सेविंग पे कोई असर नहीं पड़ता, वो सारा का सारा ही क्या हो जाता है? खर्च, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज ही मीट नहीं हो रही। बट मुझे एक बात बताओ, जो बंदा 10 करोड़ कमा रहा है, अगर वो 10 करोड़ 5,000 कमाने लग जाएगा, पहली बात तो 5,000 डिस्काउंट ही दे देगा, किसी को छोड़ो ना यार, क्या देना। बट एक मिनट के लिए, एग्जाम्पल के लिए, 10 करोड़ 5,000 कमा रहा है तो वो 5,000 रुपए खर्चा करेगा या सेविंग में चला जाएगा? सेविंग में। क्यों? उसकी सारी जरूरतें, उसकी नेसेसिटीज, उसकी कंफर्ट, उसकी लग्जरी, सब कुछ 10 करोड़ में पूरी हो रही है। 5,000 के आने या ना आने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी उसका एमपीसी ऑलमोस्ट 0 होगा, 0.1, 0.2 समथिंग लाइक दैट होगा। दिस प्रूव्स हर इंसान का एमपीसी सेम नहीं होता। जैसे जैसे एक इंसान की इनकम बढ़ती है उसका एमपीसी कम होता जाता है। बट हम माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे, याद करा दूं मैं, हम माइक्रो नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं? मैक्रो। अब यहां पर ध्यान से सुनो, कीन्स ने एज्यूम किया किसी भी इकोनॉमी का जो एमपीसी होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इसी इकोनॉमी में अंबानी भी रहता है, इसी इकोनॉमी में एक रिक्शा चलाने वाला भी रहता है,
और कीन्स एज्यूम कर रहा है जब दोनों लोग 10 रुपए एक्स्ट्रा कमाएंगे, दोनों उसमें से 80% खर्च कर देंगे। आप मुझे बताओ ये एजम्पशन सुन के सही लग रही है या गलत लग रही है? गलत लग रही है, क्योंकि हर इंसान का एमपीसी सेम नहीं होता। तो सर ऐसी इंसान ने जिसने इतनी बेहुदा एजम्पशन ली, हम उसके बारे में पढ़ी क्यों रहे हैं? सर हमें पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, वो तो सर वैसे भी नहीं है, मगर बेहुदा बातें तो बिल्कुल पढ़ने का मन ही नहीं है। तो बात ये है, आप बार बार भूल जाते हो कि आप जो इकोनॉमिक्स अभी पढ़ रहे हो इस समय, वो माइक्रो नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हो? मैक्रो। मैक्रो लेवल पे कुछ लोगों का एमपीसी ज्यादा होगा, कुछ लोगों का एमपीसी कम होगा। तो जब कीन्स बोलता है कि एमपीसी को मैं कांस्टेंट एज्यूम कर रहा हूं, तो वो किसी एक इंसान की बात नहीं कर रहा, वो किसकी बात कर रहा है? पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा है। एंड दैट इज वाई हमारी यहां पर दो चीजें निकल के आती हैं, जल्दी से बोलो क्या? C इज इक्वल टू A प्लस BY, जहां पर B एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट इज B? MPC, वो किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए क्या होगा? कांस्टेंट। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ आवर इक्वेशन इज A हमारा क्या होगा? ऑटोनोमस। और क्योंकि वो ऑटोनोमस है, वो इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये भी हमारा ऑब्वियसली क्या है? कांस्टेंट। तो A भी कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट है, तो सर बढ़ क्या रहा है? जैसे जैसे Y बढ़ेगा, Y मेरे C को भी क्या ले जाएगा? ऊपर ले जाएगा, क्योंकि A वाला कंपोनेंट तो क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है वाली चीज? अब ये जो हमने पढ़ा C इज इक्वल टू A प्लस BY, इसी चीज को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है। डायग्रामेटिकली जो रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर हम क्या दिखाएंगे? इनकम बोल सकते हो, वाई बोल सकते हो, आप आउटपुट बोल सकते हो, जो बोलना चाहे बोल सकते हो। इनकम और आउटपुट मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो अलग अलग चीजें हैं या सेम चीजें हैं? सेम चीजें हैं। और यहां पर हम क्या दिखाएंगे? सी। पहली बात तो हमारा सी और वाई के बीच में रिलेशनशिप डायरेक्ट है या इनवर्स है? डायरेक्ट। और मुझे बताओ, जब भी दो चीजों का रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है तो हमारा जो कर्व बन के आता है वो अपवर्ड बन के आता है या डाउनवर्ड बन के आता है? अपवर्ड। मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों को तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है उनको सिंपल फंडा बता दूं। एक तरह के कर्व होते हैं जो अपवर्ड होते हैं, एक तरह के कर्व होते हैं जो क्या होते हैं? डाउनवर्ड। अपवर्ड कर्व का मतलब होता है एक्स और वाई, जो भी चीज आप बना रहे हो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो आपस में रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्ट। यानी एक्स के बढ़ने पे अगर वाई, एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ता है और x के घटने पे y घटता है, तो हमारा जो कर्व बनेगा कभी भी डाउनवर्ड नहीं बनेगा, क्या बनेगा? अपवर्ड। और दूसरे में बोलूं, यहां x है और ये y है, अगर ये डाउनवर्ड कर्व बन रहा है तो ये अब इसका मतलब है रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं है, रिलेशनशिप क्या है? इनवर्स। तो हमारे इस केस के अंदर पहली चीज तो क्या है? हमारा y और c इनका क्योंकि आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो जो भी कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा? अपवर्ड। अच्छा, फिर अगली चीज, जब आप अपवर्ड बनाते हो ना, अपवर्ड में भी तीन शेप होती हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। और कोई ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से जो मर्जी शेप बन जाती है, कभी भी स्ट्रेट लाइन बना दो, कभी भी कॉनकेव बना दो, जो मर्जी में आए बना दो। ये भी एक बात पे डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? इसके लिए हम हर कर्व का क्या निकालते हैं? स्लोप। किसी भी कर्व का जो स्लोप होता है वो होता है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। इन अदर वर्ड्स बोलूं, x के बदलाव की वजह से y में कितना बदलाव आ रहा है, दैट इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है जी। अगर हमारा स्लोप कांस्टेंट है, कभी भी अगर आप देखो हमारा स्लोप कांस्टेंट है, यानी हर बार x एक्सिस में बदलाव आने की वजह से y एक्सिस में सेम बदलाव आता है, तो वहां पर हमेशा हमारा जो कर्व बनता है वो क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। अगर हमारा स्लोप कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है का मतलब हर बार हम x में चेंज करें, जो y में चेंज आ रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा कर्व क्या बन जाएगा? कॉनकेव। और अगर हमारा स्लोप डिक्रीज कर रहा है तो फाइनली जो हमारा कर्व आएगा वो क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स। क्लियर है वाली चीज? तो कभी भी कोई कर्व बनाना है, पहले तो डिसाइड करेंगे वो अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है। अपवर्ड या डाउनवर्ड डिसाइड कर लिया तो डिसाइड करेंगे वो स्ट्रेट लाइन है, वो कॉनकेव है या फिर वो कॉन्वेक्स है। अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे डिसाइड करेंगे कि रिलेशनशिप पॉजिटिव है या फिर इनवर्स? शेप किसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे? स्लोप। स्लोप कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन, स्लोप बढ़ रहा है तो कॉनकेव, और स्लोप गिर रहा है तो कॉन्वेक्स। कंफर्टेबल यहां तक? ठीक है। अब आखिरी चीज और याद रख लीजिए,
जब आप अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बनाते हो ना, तो आपको तीसरी चीज ये डिसाइड करनी होती है कि मेरी जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से स्टार्ट होएगी या वाई एक्सिस से स्टार्ट होएगी। ओरिजिन या वाई एक्सिस का फंडा क्या होता है ये भी समझ लो, फिर मैं सी पर आऊंगा और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पे आऊंगा। पहले फंडा पता होना चाहिए। ओरिजिन पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है? 0 0। तो अगर जिन दो चीजों का आप रिलेशनशिप पढ़ रहे हो वहां पर एक्स के 0 होने पे वाई भी 0 होगा, तो ये वाला कर्व जो होगा हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। बट अगर आपका कोई कर्व इस प्रकार का है कि x 0 होने के बावजूद भी y 0 नहीं है, x के 0 होने के बावजूद भी y 0 नहीं है, तो ऐसा कर्व अपवर्ड स्लोपिंग हो, स्ट्रेट लाइन हो, मगर वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, वो कहां से स्टार्ट होगा? y एक्सिस। तो जब जब मैं आपको कोई कर्व सिखाऊंगा, जिन बच्चों ने माइक्रो मेरे साथ पढ़ी है उनको तो मैंने सिखाया ही इस तरह से है, बाकियों को भी बता दिया। जब जब हम कोई कर्व पढ़ेंगे रट्टा मत मारना, क्योंकि रट्टा जैसे ही मारोगे आईसीआई क्वेश्चन में एजम्पशन ही पलट देगा। 11th क्लास 12th क्लास बहुत अच्छी होती थी, एक ही फॉर्मेट होता था, रट्टा लगता था और वही पेपर में लिख के आने के नंबर मिलते थे। हम ऐसा लगता था टीचर पे एहसान कर रहे हैं वो ग्राफ बना के। हमें कई बार ना एग्जाम में पता भी होता था ये ग्राफ बनाऊंगा नंबर आ जाएंगे, पर फिर मन में अंदर से एक चुल उठती थी, छोड़ना नहीं बनाते, हम क्यों बनाए? हमें पता है उसका आंसर, पता है, कोई ट्यूशन टीचर 5 बार पढ़ा चुका है, आपको पता है वही एक घिसा पेटा ग्राफ है सारा दिन। बट एक फाउंडेशन में दिक्कत ही वहीं पर आती है, जो आप पढ़ के गए हो ना वो बदल देते हैं उठा के वहां पर, क्योंकि जो आप पढ़ के गए हो आपने उसे लॉजिकली समझा नहीं है। तो मेरा सिंपल सा फंडा है, आपको हर स्टेटमेंट को, हर ग्राफ को लॉजिकली समझना है। अगर आप बिना लॉजिकली समझे, क्योंकि ये 12th क्लास में पढ़ा था, ये तो वही है तो फिर फाउंडेशन में आने की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो बिना तैयारी की इकोनॉमिक्स के पेपर में आप ये रोज में से आ जाएंगे। यही तो फर्क है फाउंडेशन और 12th की इकोनॉमिक्स में, कि 12th की इकोनॉमिक्स में रट के लिखो नंबर फ्री, यहां पर रट के काम नहीं चलता। यहां पे क्या होता है? समझना पड़ता है। तो फिर से मैं बोलूंगा, जब भी ग्राफ बनाओगे 3 चीजें चेक करोगे ग्राफ की। पॉइंट नंबर 1, अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड। ठीक है जी, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो तो फिर क्या चेक करोगे? उसकी शेप, स्ट्रेट लाइन है, कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स, वो स्लोप पे डिपेंड करेगा। और तीसरी चीज, वो कर्व ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है या वाई एक्सिस। ओरिजिन से तब होगा जब x की वैल्यू 0 होने पे y भी 0 है, और y एक्सिस से तब स्टार्ट होगा जब x की वैल्यू 0 होने के बावजूद y 0 नहीं है। नाउ कमिंग टू c वाला कर्व, मुझे बताओ यहां पर x एक्सिस पे क्या है? इनकम, और यहां पे y एक्सिस पे क्या है? कंजम्पशन। पॉइंट नंबर 1, डायरेक्शन अपवर्ड होएगी या डाउनवर्ड होएगी? अपवर्ड। कारण बताओ क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, अपवर्ड बन गया। ठीक है। सेकेंडली, शेप डिसाइड करनी है, स्ट्रेट लाइन होएगी, कॉनकेव होएगी या फिर कॉन्वेक्स होएगी। और अभी मैंने बताया ये शेप किस पे डिपेंड करती है? स्लोप। और किसी भी कर्व का स्लोप क्या होता है? चेंज इन जो भी वाई एक्सिस पे दिखा रखा है डिवाइड बाय चेंज इन जो भी कहां पे दिखा रखा है? एक्स एक्सिस पे। तो यहां पर जरा देखो इस कर्व का स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा चेंज इन सी, और यहां पे क्या लिखा है? चेंज इन वाई। और अभी जस्ट 2 मिनट पहले पढ़ा था, चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन वाई क्या होता है? MPC। तो हेंस वी कंक्लूड वन थिंग, क्या कंक्लूड करेंगे? MPC इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। और कीन्स ने एक एजम्पशन ली है जो अभी हमने पढ़ा, बेहुदा लगी हमें, सुनने में अजीब लगी, बट वो एजम्पशन है इकोनॉमी में। वो एजम्पशन क्या है? हर इंसान की MPC अलग होएगी, बट एक इकोनॉमी की MPC अलग नहीं होएगी। क्या होएगी? कांस्टेंट। अगर MPC कांस्टेंट है तो हमारा कर्व का स्लोप भी क्या है? कांस्टेंट। एंड अकॉर्डिंगली फाइनल आंसर बताओ, हमारा जो C कर्व है वो अपवर्ड है, मगर अपवर्ड के साथ क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। यहां तक कंक्लूड हो गया। अब तीसरी चीज एक और रह गई है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा या नहीं? ओरिजिन से तब होगा अगर इनकम हमारी 0 है, तो क्या हमारा C 0 होता है या नहीं होता? नहीं। अभी जस्ट 2 मिनट पहले हमने क्या पढ़ा? C इज इक्वल टू A प्लस BY। Even if your income is 0, your C is equal to A, and hence final answer निकल के आया जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था, हमारा C कर्व इस तरह से होता है। 3 कंक्लूजन निकाल रहा हूं इसके अंदर। पहली बात, Y is कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। आपके MCQ में ना ये कर्व बना बनाया आएगा, 12th क्लास में बनाने के नंबर मिलते थे, यहां पर क्वेश्चन में बना बनाया आ जाएगा। तो करेंगे क्या हम? फिर वो ऊपर वाले क्वेश्चन में डाउट पूछेगा आपसे, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन, ये C कर्व अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि
सी और वाई का रिलेशनशिप क्या है? पॉजिटिव। एज द इनकम राइजेस कंजम्पशन विल आल्सो राइज। सेकेंडली, ये स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि इसका स्लोप है कांस्टेंट और इसका स्लोप है कौन? एमपीसी। एमपीसी कांस्टेंट होता नहीं है, कीन्स ने अपनी थ्योरी में एज्यूम किया, और वो इसलिए एज्यूम किया क्योंकि वो एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, वो किसकी बात कर रहा है? पूरी इकोनॉमी। और तीसरा, ये ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब हमारा y 0 होता है, c 0 नहीं होता, क्या होता है? a। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने एग्जांपल लिया था, c इज इक्वल टू 10,000 प्लस 0.8y। तो 10,000 मेरा क्या है? मिनिमम खर्चा। तो y एक्सिस में अगर मैं फिगर्स प्लॉट कर दूं तो जहां पर 10,000 है ना, ये कर्व वहां से स्टार्ट होगा। दिस रिप्रेजेंट्स कि अगर मेरी इनकम 0 भी होएगी तो भी मुझे खर्चा कितना करना पड़ेगा? मिनिमम 10,000। क्लियर है वाली चीज? एमपीसी हो गया। अब वापस अगर मैं आऊं एक बार, बताना जल्दी से, 10 मिनट पहले हमने क्या शुरुआत करी थी? जो आपकी इनकम है उसके दो हिस्से होते हैं, कौन कौन से? सी या फिर एस। सी आपने पढ़ लिया, ठीक है जी। अब मैं इस इक्वेशन में डाल रहा हूं, सी की वैल्यू कितनी हो गई? a प्लस बी वाई प्लस क्या हो गया? एस। अगर इसी इक्वेशन में मैं आपको बोलूं व्हाट इज सेविंग, सेविंग क्या है, तो मैं इस वाले सारे पोर्शन को क्या ले जाऊंगा? यहां पर y माइनस a माइनस बी वाई। सेविंग यानी s इज इक्वल टू माइनस a, आई थिंक ब्रैकेट सबको खोलना आता है, y ब्रैकेट में ले लिया, 1 माइनस b, और फाइनली सेविंग फंक्शन हमारा क्या बन गया? माइनस a 1 माइनस बी वाई। एक बार कंपेयर करो, C क्या था? a प्लस बी वाई। सेविंग फंक्शन क्या है? माइनस a 1 माइनस बी वाई। जरा लॉजिकली सोचते हैं, जब आपकी इनकम 0 थी, आपका C किसके इक्वल था? A। आप 10,000 रुपए मिनिमम खर्च कर रहे थे, A की वैल्यू 10,000 माने, तो आपकी इनकम 0 होने के बावजूद 10,000 रुपए क्या कर रहे थे? खर्च कर रहे थे। तो मुझे उस पॉइंट पे बताओ, अगर मैं उसी समय जब आपकी इनकम 0 है आपसे पूछता तुम्हारी सेविंग कितनी है, तो आप क्या जवाब देते? आपकी सेविंग क्या है? माइनस 10,000। तो जो A यहां पर होता है वही सेविंग कर्व क्या हो जाता है? माइनस A। समझ में आ रहा है? माइनस A क्यों लिया? क्योंकि जब आपकी कंजम्पशन 1000 है, सॉरी 10,000 है, आपकी इनकम तो है नहीं, तो जितनी आपकी कंजम्पशन है मिनिमम लेवल की, उतनी ही आपकी सेविंग क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ठीक है जी। फिर B का मतलब क्या था? MPC। इसका मतलब क्या है? MPS। फुल फॉर्म बोलोगे एक बार, क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सिंपल भाषा में, हिंदी में बोलूं, अगर मैंने 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाए, उस 100 में से जो मैं सेव कर लूंगा उसे क्या बोलते हैं? MPS। फॉर्मूला बोलूं तो चेंज इन S डिवाइड बाय चेंज इन Y। ठीक है जी। ये क्या था? चेंज इन C डिवाइड बाय चेंज इन Y। तो अब मुझे एक बात बताओ, MPS का फॉर्मूला क्या होगा? MPS का फॉर्मूला है चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन Y। और क्या मैं इसी को, मैंने 100 रुपए कमाए, उसमें से मैं 80 खर्च कर देता हूं, MPC 0.8, 20 सेव कर लेता हूं, तो क्या MPC और MPS दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 1 आएगा या नहीं आएगा? यस। भाई 1 रुपए के दो ही काम होंगे ना। आपने 1 रुपया कमाया है, थोड़ा सा सेव होगा, थोड़ा सा क्या होगा? कंज्यूम। जो सेव हो गया उसे MPS बोलते हैं, जो कंज्यूम हो गया उसे क्या बोलते हैं? MPC। दैट इज वाई अगर आपको कोई एक चीज दे रखी हो तो क्या आप दूसरी चीज निकाल सकते हो? यस। अगर MPS दे रखा है, MPC निकालना है तो 1 माइनस MPS कर दो, और अगर MPC दे रखा है, MPS निकालना है तो क्या करेंगे? 1 माइनस MPC। दैट इज वाई आप सेविंग फंक्शन को ना लिखने के दो तरीके होते हैं। कुछ लोग कैसे लिखते हैं? सेविंग इज इक्वल टू माइनस A प्लस MPS मल्टीप्लाइड बाय Y, वो MPS लिखते हैं। मगर हमारी ICI की बुक कह रही है MPS छोड़ो ना, हम इसको लिखते हैं माइनस A प्लस MPS को क्या लिख दिया? 1 माइनस B, जहां पर B कौन है? MPC। तो MPS लिखो या 1 माइनस B लिखो, ये अलग अलग चीजें हैं या सेम है? सेम है। ठीक है जी। अब इसी के अंदर ग्राफ बनाते हैं, कौन सा? सेविंग, और यहां पर क्या बनाएंगे? इनकम। तो सर ये ग्राफ में नीचे कहां जा रहे हो? आमतौर पे ग्राफ हमारा 2D होता है,
बट अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो उसी लाइन को क्या ले जाते हैं, दूसरी साइड। तो वाई एक्सिस में अगर मैं इस पॉइंट पे, ये मेरा ओरिजिन है, अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर नीचे जाऊंगा तो क्या होगा, नेगेटिव। मैंने कंजम्पशन में नेगेटिव इसलिए नहीं बनाया, कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं होती। सेविंग में नेगेटिव इसलिए बना रहा हूं, क्या सेविंग नेगेटिव हो सकती है, यस, सेविंग मेरी नेगेटिव हो सकती है। तो अब मेरा कर्व यहां पर सेविंग कर्व कैसे बनेगा, मेरा सेविंग कर्व बनेगा इस तरह से। यहां पर 3 प्रॉपर्टी आपने देखी। पहली चीज, सेविंग कर्व डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, अपवर्ड। कारण बताओ जल्दी से एक बार। जब जब मेरी इनकम बढ़ेगी तब तब मेरी सेविंग क्या होगी, बढ़ेगी। जब जब आपकी इनकम बढ़ती है आपकी कंजम्पशन भी बढ़ती है, और आपकी क्या बढ़ती है, सेविंग भी बढ़ती है, इसलिए अपवर्ड सा हुआ है। सेकेंडली, मेरा सेविंग कर्व अपवर्ड स्लोपिंग तो है, मगर दिमाग लगाओ कन्वेक्स कनकेव क्यों नहीं है, स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि हर कर्व का स्लोप क्या होता है, ऑब्वियसली उसका हर कर्व का शेप इस पर डिपेंड करती है उसकी स्लोप। स्लोप हमारा यहां पर क्या हुआ, चेंज इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या दिखाया है, सेविंग, डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया है, इनकम, चेंज इन एस डिवाइड बाय चेंज इन वाई, ये क्या होता है, एमपीएस। तो आपने रटना है रट लो, याद रखना है याद रख लो, जैसे करना है समझ जाओगे तो ज्यादा अच्छा है। कंजम्पशन कर्व का स्लोप क्या है, एमपीसी। सेविंग फंक्शन का स्लोप क्या है, एमपीएस। और अब मुझे बताओ, कीन्स ने अगर एमपीसी को कांस्टेंट माना तो क्या ऑटोमेटिकली एमपीएस भी कांस्टेंट हो गया, नहीं हो गया, यस, क्योंकि एमपीएस 1 - 1 एमपीसी होता है ना। जो चीज आप माइनस करके निकाल रहे हो मुझे, अगर वो कांस्टेंट है तो क्या मेरी वैल्यू भी कांस्टेंट है, यस। तो फाइनल आंसर बताओ, सेविंग इज अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज इसका जो स्लोप है विच इज एमपीएस वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट। Why is C curve upward sloping and straight line? Because MPC is constant. And why is saving function straight line? Because उसका जो slope है MPS वो क्या है, constant. बस एक फर्क है, अगर आप ध्यान से देखो, C curve जो हमारा था वो हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा था, Y एक्सिस। क्योंकि जब हमारी इनकम जीरो होती है, सी हमारा जीरो नहीं होता, वो फिर भी कुछ मिनिमम होता है। जबकि आप सेविंग फंक्शन के केस में देखो, वो भी वाई में शुरू हो रहा है, बट वाई पॉजिटिव या वाई नेगेटिव, वाई नेगेटिव। क्योंकि और ये वाई नेगेटिव भी रैंडमली नहीं होगा, इसकी वैल्यू क्या होएगी, -a। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, अगर मिनिमम खर्चा 10,000 करना होता है तो आपकी फिर नेगेटिव सेविंग्स भी कितने की होंगी, 10,000 की। ठीक है जी। तो ये हमारे इस तरह के 2 कर्व बनेंगे, एक बनेगा सी, एक बनेगा एस, दोनों अपवर्ड स्लोपिंग है। सी वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, एस नेगेटिव वाई एक्सिस से क्या होगा, स्टार्ट। अब मुझे एक बात बताओ, जब तक सेविंग इस लाइन से नीचे है, ये ब्लैक वाली लाइन कौन सी है, इनकम, और ये नीचे है, इसका मतलब क्या है, मेरी सेविंग्स हो रही है या नेगेटिव सेविंग हो रही है, नेगेटिव। इसको प्यार से कई बार हम क्या बोलते हैं, डिस सेविंग्स। इसके ऊपर चला गया तो मेरी सेविंग क्या हो गई, पॉजिटिव। और ये वाला पॉइंट जो है यहां पर, अगर आप ध्यान से देखो, मेरी सेविंग्स क्या है, 0। इस पॉइंट को प्यार से क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट में मेरी सेविंग क्या होती है, 0 होती है। सेविंग 0 का मतलब है मेरा y और c क्या होता है, इक्वल टू ईच अदर। क्लियर है वाली चीज। तो आज की क्लास में हमने सारी जो डिस्कशन करी है वो सिर्फ किसकी करी है, एग्रीगेट सप्लाई। मैंने एग्रीगेट डिमांड को टच नहीं किया आज, हमने सिर्फ किसकी डिस्कशन करी है, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है जी। आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम पिकअप करेंगे।